व्हाट इज़ द हायरिंग प्रोसेस ऑफ अमेज़न आपके लिए क्या था? टेक्निकल स्किल्स हैं मेरे पास, कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं एमसीए में थोड़ा-सा यहाँ पे लैग कर जाते हैं। उनको पता तो है सॉल्यूशन ठीक है, सब कुछ आ रहा है, बट कैसे उसको इंटरव्यू को समझाएँ, कम्युनिकेट कैसे करें? तो वो सब कैसे इम्प्रूव करें? अप्लाई कहाँ पे करें ऑफ कैंपस? लाइक कौन-कौन से थे, जैसे लिंक्डइन हो गया, नौकरी हो गया, मतलब आपके लिए कौन-सा काम किया ज़्यादातर आपको कहाँ से रिस्पॉन्सेज़ आए? लेट्स स्टार्ट विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी जनता को। Okay. Hey everyone and hey others. My name is Badal Sura and I'm from a small village, not a small, it's a pretty decent village in Sonipat. And uh, I graduated last year, post graduation in MCA from NIT Kurukshetra last year, right? And I did my internship at Genpact. And after internship, I joined Coupa and then I moved to Amazon. And right now I'm working at Amazon as a SD1. So that's pretty much about me. ओके, सो आप ये बताओ आपने ग्रेजुएशन में क्या किया था? I did my BCA from a local college in Panipat that was affiliated with Tufik University. It wasn't a big hotshot college or something. And I did my BCA because I did not have any other options after 12th. I scored 71% in 12th and I did not attempt JEE. I did not knew any other options. I knew I like computers and I went for BCA, and the only option that I found closer to my home was that college, so I took admission there. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने बीसीए के लिए ऑप्ट किया तो क्या हुआ कि 12th के बाद पता नहीं था क्या करना है, और ग्रेजुएशन ये जेईई वगैरह का भी नहीं पता था। तो एक दोस्त है, वो कहता है कि भाई बीसीए कर लेते हैं, टेक्निकल कोर्स है, इसके बाद बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़। और उसने ही 1 साल बाद ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसके 4 सब्जेक्ट में बैक लग गई थी। वो एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ। आई फेल्ड इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन BCA बिकॉज़ मैं वहाँ पे बहुत एन्जॉय नहीं कर रहा था चीज़ें। आई फाउंड अदर थिंग्स मच इंटरेस्टिंग देन द सिलेबस। तो BCA वाज़ कि बस कुछ करना है, कुछ ग्रेजुएशन करनी है, घर के पास है, सो आई टूक BCA, नथिंग फैन। क अच्छा, क्या आपके हिसाब से बीसीए के बाद जॉब वगैरह लग सकती है क्या? और अगर मान लो किसी भी तरह से लग भी गई, तो क्या उसी को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एमसीए वगैरह करना चाहिए? डेफ़िनेटली लग सकती है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ BCA में थे एंड राइट नाउ वो अच्छे डिसेंट पैकेजेस पे हैं। सम आर अर्निंग 40 LPA, 30 LPA, और कंसीडरिंग मैं 3 साल NIT में लगा के और उसके बाद भी अराउंड सेम ही अर्न कर रहा हूँ, तो आई गेस कि बिल्कुल कर सकते हो। तो बीसीए में कैसे एफर्ट्स मारे कि ये सब मतलब ऐसे 30 एलपीए 40 एलपीए का ड्रीम अचीव कर पाएँ? देखो, जो मैंने नोटिस किया पर्सनली, वो आपकी कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैं और कुछ दोस्त ऐसे थे व्हिच वर कंसिडर्ड वेरी ब्राइट इन टर्म्स ऑफ कोड, बट हम बहुत कंसिस्टेंट नहीं थे। हम मज़े के लिए करते थे, वी एन्जॉयड इट, वी लाइक्ड इट, वी वर गुड एट इट, बट हम कंसिस्टेंट नहीं थे। और वो जिन दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ, वो दोनों बहुत ही एवरेज माने जाते थे एट आवर BCA टाइम। बट वो लोग बहुत कंसिस्टेंट थे। उन्हें जो जॉब मिली, पहली जॉब उनकी आई थिंक TCS थी, तो उन्होंने TCS ज्वाइन किया। वहाँ पे ग्रो करने का ट्राई किया, जितनी चीज़ें सीख सकते थे साथ में सीखते रहे स्लोली। जितना उनका पेस था उस पे वो लोग वर्क करते रहे एंड ओवर द टाइम वो लोग ग्रो किए। तो आई थिंक जो सबसे ज़्यादा चीज़ अगर आपके करियर में कुछ मैटर करती है, वो आपके एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी है। वो मेरा भी मतलब य यही मानना है। लाइक जैसे बच्चे, जब मैं लाइव सेशन लेता हूँ, तो बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया बीसीए कर, बीसीए के बाद निमसेट दें, ना दें? तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि अगर कोई जॉब मिल गई जो आईटी रिलेटेड है, जैसे ऐसा नहीं कि सेल्स वगैरह की जॉब मिल गई तो वही कंटिन्यू कर रहे हो। तो तुम्हारा फील्ड तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इधर है, तो इधर ही कंटिन्यू करो। और रादर देन जो 3 साल हम उधर एमसीए में मेहनत करेंगे, इधर एकेडमिक्स संभाल लो, 75% अटेंडेंस संभाल लो, ये सब उसी उससे बढ़िया है कि उधर अपनी जॉब में मेहनत करके थोड़ा स्विच वगैरह करें, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा वो। आई एग्री, आई डेफिनेटली एग्री। आपको जहाँ हो वहाँ रहो और साथ में ग्रो करने का ट्राई करो, इज़ द हुँ। बेस्ट यू कैन डू फॉर योर। अच्छा, तो आपने मतलब बीसीए में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए होंगे, तभी एमसीए के लिए ऑप्ट इन किया, राइट? राइट एंड काइंड ऑफ रॉन्ग। ओके।
आई हैड द ऑप्शन टू गो फॉर दो जॉब्स जो वो लोग गए हैं, बाकी मेरे दिमाग में कि ये था कि मैं कुछ चीज़ें जो साइड में कर रहा था, उनमें आई फेल्ट कि मैं उनसे ज़्यादा सुपीरियर फील करता था। तो आई फेल्ट कि आई डिज़र्व अ बेटर जॉब, आई डिज़र्व अ बेटर अपॉर्च्युनिटी, बट वो मिल नहीं रही थी, क्योंकि बीसीए में मैं स्टडीज़ पे बिल्कुल ही फ़ोकस नहीं था। तो टैक्स आ गई थी जिनके कारण मैं एलिजिबल नहीं था कंपनीज़ में बैठने के लिए। तो मेरे को वो जॉब भी नहीं मिली जो उन लोगों को मिल रही थी। एंड इवेंचुअली मेरे को ऐसा हुआ कि अभी आपको ऑन कैंपस कुछ मिला नहीं है, बीसीए में ऑफ कैंपस इज़ प्रीटी टफ, तो आई सॉर्ट आउट ईज़ियर ऑप्शन। तो मेरे को सेट ईज़ियर लगा ऑफ कैंपस जॉब मार्केट से, तो आई वेंट फॉर लिवसेट। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अब उसे बीसीए के बाद टीसीएस वगैरह में जॉब मिल गई, 5-6 लाख पैकेज है, 7 लाख पैकेज है, 3, 4, 5 ऐसे ही कुछ पैकेज है। तो क्या उसको बीसीए के बाद पैकेज कंसीडर करना चाहिए या फिर एमसीए वगैरह के लिए जाना चाहिए हायर स्टडीज़ के लिए? आपको अपनी पहली जॉब के लिए कभी भी पैकेज कंसीडर नहीं करना चाहिए अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो। अगर आपके पास जैसे बीसीए के बाद आपको कोई भी जॉब मिल रही है और आपको लगता है कि यू हैव द गट्स, यू हैव द डेडिकेशन टू गिव इन द कंसिस्टेंसी, वो एफर्ट्स, तो आप उसके लिए डेफिनेटली जाओ। ऐसे लोग हैं जो एनआईटी से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी टीसीएस ज्वाइन करते हैं, सिमिलर पैकेजेस पे। तो आपकी क्या गारंटी है कि एनआईटी आके आप उसके अपना पैकेज ले लोगे? बात है, इनकी जो आपको मिल रहा है पहला पैकेज, वहाँ पे पैसे मत देखो, ग्रोथ देखो, जॉइन करो और वहाँ से ग्रो करो। चलिए थोड़ी बात निमसेट पे करते हैं अब। जैसे निमसेट एक ऐसा आपके हिसाब से निमसेट एक ऐसा एग्ज़ाम है क्या कि जिसके लिए कोचिंग को ऐसे 1 लाख, 1.5 लाख फीस देना उचित रहेगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो ऐसा मतलब चार्ज करते रहते हैं बच्चों से। तो आप क्या कहना चाहते हो? आई पर्सनली डोंट बिलीव इट। सी, मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। मेरे 12th में मैथ्स में 44 मार्क्स थे, एंड यू नो द वेटेज ऑफ मैथमेटिक्स इन। 600 नंबर। तो अगर मैं बिना कुछ कोचिंग के, मतलब कोचिंग ऑनलाइन थी, एंड आई काइंड ऑफ गॉट इट फॉर फ्री फॉर सम रीजंस, बट इसलिए थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे को कोचिंग की ज़रूरत थी, और उससे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ किया भी नहीं। अगर कोई मेरे से आज एडवाइस लेता है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो द ओनली एडवाइस आई गिव देम इज़ कि जितनी ज़्यादा आप मॉक एग्ज़ाम्स दे सकते हो वो दो। अगर आपको कुछ बाई करना है, तो आप मॉक टेस्ट पेपर्स परचेज़ करो। 50 पेपर करो, 100 पेपर करो। कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन परचेज़ करो जो 2-4 हज़ार रुपए में आ जाता है, और उसमें आप 50-100 टेस्ट दे सकते हो। वहाँ पे आपको एनालिसिस दिख जाता है अपने टेस्ट्स का। जो चीज़ें आपकी वीक हैं उन पे फ़ोकस करो, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू गेट इनटू द रैट रेस जहाँ पे आप रोज़ 2 घंटे लेक्चर लगा रहे हो, आपको पता भी नहीं वो आता है, नहीं आता है, याद रहेगा, नहीं रहेगा। तो उससे बेटर है कि आप उन चीज़ों पे फ़ोकस करो जो आपकी वीक है। सही बात है। लाइक जैसा आपने बताया कि ये रैट रेस है, और क्योंकि मैंने भी जब प्रिपरेशन किया था तो मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर किया था। अनअकैडमी जेईई के लेक्चर्स अवेलेबल थे यूट्यूब पे, तो थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट किया। निमसेट का सिलेबस ज़्यादातर सेम ही है, तो लेक्चर वगैरह तो हो गया था, बट मैंने भी टेस्ट सीरीज़ में इन्वेस्ट किया था। और ये भी यही मैं भी बच्चों को गाइड करता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ में जितना इन्वेस्ट कर सको करो, क्योंकि द रियल कंपटीशन उधर ही है। क्योंकि जो बच्चों के बच्चे क्या कर रहे हैं, कोचिंग से वो पढ़ रहे हैं, बट compete तो तुम भी उनके साथ करोगे ना जब टेस्ट सीरीज़ में एनरोल हो रहे हो। सही बात। अ, मान लीजिए मैं नया हूँ, बच्चा हूँ, मेरे को निमसेट के बारे में अभी-अभी पता चला है, ठीक है? मेरे पास ऐसे 7-8 महीने हैं निमसेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाऊँ कि सेल्फ स्टडी के थ्रू एक अच्छी टॉप 3-4 एनआईटीज़ में मेरे को हो जाए मेरा सिलेक्शन उसमें? फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ 5 टेस्ट उठाओ प्रीवियस ईयर्स, उनको दो, ठीक है? और उनमें आपके जो मार्क्स आए हैं हर सेक्शन में उसको लिखो, और उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिवाइड करो कि चैप्टर वाइज या जैसे भी ग्रुप करो, और उनमें देखो कि आपके कौन से पोर्शंस बहुत ज़्यादा वीक है, कौन से पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, और किन पोर्शंस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप पोर्शंस पे टाइम के हिसाब से इनपुट दो। लेट्स से आपके पास 1-2 महीना है, तो आप अपने स्ट्रॉन्ग और स्लाइटली वीकर पोर्शंस पे ही काम करो, वीक पोर्शंस को छेड़ो ही मत। क्योंकि वहाँ पे आपके एटलीस्ट 80, 90, 100% चांसेस है स्कोर करने के। वीक पे आप टाइम लगाओगे, कोई गारंटी नहीं है आप उसको कवर कर पाओगे। आपके पास 5-6 महीने हैं, तो आप आपके पास जो मीडियम या इवन आपके वीकर सेक्शन का, आप उनको भी टाइम दे सकते हो। अगर आपके पास उससे ज़्यादा टाइम है, तो आई थिंक आप कुछ भी है, आप पूरा सिलेबस तैयार कर सकते हो आराम से। दिस विल हेल्प यू जस्ट
लेट यू डिसाइड कि आपको कहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। जो आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस है आप उनको करोगे, आपको खुशी मिलेगी कि मैंने इतने क्वेश्चन सोल्व किए, बट उससे आपने कितना स्कोर बढ़ाया वो मैटर करेगा। और अगर आपका स्कोर उतना ही रह रहा है तो इट्स यूजलेस। तो आप सही बात। ऐसा करो कि हर 15 दिन पे 4-5 टेस्ट दो, और फिर दोबारा इवेलुएट करो कि आपके क्या सेक्शंस वीक रह गए हैं, फिर दोबारा करो, और उन सेक्शंस को बीच के टाइम पे कवर करो और उनसे रिलेटेड टेस्ट दे। आई थिंक दिस इज गुड इनफ, आपको एक लेक्चर देखने की भी शायद जरूरत ना पड़े। हुँ, फेयर इनफ। अ, ठीक है, जैसे एक ये क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए आपने अपना निमसेट क्लियर किया, अब बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई अब तो एनआईटी जाऊँगा, बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस का एक से पहाड़-सा है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी इन एनआईटी फॉर एमसीए? एक्सपेक्टेशन, अगर हम निमसेट एग्जाम की बात करें, तो व्हेन आई गोट आउट ऑफ द एग्जाम सेंटर, मैं चिल्ला के बोल रहा था सबको, त्रिची में जाऊंगा, त्रिची में जाऊंगा, बट त्रिची नहीं जा पाया क्योंकि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग थे जो मेरे को उस टाइम लग रहे थे कि ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग होती है, टेक केयर ऑफ दैट। और अगर आप एनआईटी में जा रहे हो तो थोड़ा सा लेवल का फर्क पड़ता है, आपके एक्सपोजर का फर्क पड़ता है, बट अगर आप पैकेज देख के जा रहे हो कि इस एनआईटी में जाऊंगा तो मेरे को 40 लाख मिल जाएगा, इसमें जाऊंगा तो 4 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो आप वहां जाके कैसे लोगों के साथ रहते हो, कैसे आपकी प्रिपरेशन है, उस पे कहीं ज्यादा मैटर करता है। आपका कॉलेज बस एक चीज डिसाइड करता है कि आपके कॉलेज में कौन सी कंपनीज आ रही हैं, और वो आई थिंक किसी भी एनआईटी में खराब नहीं है, मोस्ट ऑफ द एनआईटीज में अच्छी कंपनीज सब आती हैं। इवन अगर मतलब लगभग सारी कंपनी सारी एनआईटी में जा रही होती हैं, ऑल लगभग-लगभग। सारी एनआईटीज में ही जारी होते हैं। तो इट्स अप टू यू, अगर आप नहीं करने वाले हो तो आप त्रिची से बिना पैकेज के भी निकल आओगे, और आप करने वाले हो तो आप अगरतला से भी अमेजोन आ सकते हैं। सही बात है। अ ऐसे ही है, कुछ सीनियर्स हैं, सीनियर बैच के ही है, तो उन वो लोग भी ऐसे गूगल वगैरह में हैं, उनके साथ भी पॉडकास्ट वगैरह शेड्यूल है, एनआईटी रायपुर वगैरह के हैं वो लोग। तो जैसा आपने बताया कि मैं निमसेट दे के आया तो त्रिची मिलेगा चिल्ला रहा था, और मेरा था कि मेरे को सूरत कल जाना था क्योंकि बीच-वीच है, तो ऐसा बढ़िया-सा ड्रीम बना लिया था कि भाई सूरत कल ही जाना है। तो मैं बाहर आके अपने दोस्तों से कह रहा हूँ भाई मेरे को तो सूरत कल पक्का है। बट फिर जब आंसर किया इनको पता चला इतने सारे क्वेश्चंस रॉन्ग थे। तो एक ये है कि ठीक है, एमसीए में हम चले गए, हमारा एग्ज़ाम हो गया। अब मैं हूँ नॉन सीएस का, या फिर मैंने बीसीए में भी उतना कुछ ख़ास मेहनत करी नहीं है, ठीक है? तो मैं अपना एमसीए फर्स्ट ईयर कैसे प्लान करूँ कि आफ्टर माय एमसीए फर्स्ट ईयर मैं एक बढ़िया सी इंटर्नशिप वगैरह पे लैंड कर पाऊँ? क्योंकि अब तो सारी एनआईटीज़ में लगभग अलाउ कर दिया गया है 1 साल बाद इंटर्नशिप वगैरह। हाँ, अब अलाउ हो गया मोस्टली। तो पर्सनली मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो जब मैंने एनआईटी ज्वाइन किया था, कब मैंने पहली बार वर्ड सुना था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तब मैंने पहली बार डीएसए सुना था। बीसीए में कोई गाइडेंस वाला नहीं था। तो मैं काइंड ऑफ ऐसा था कि मेरे को सीएस की चीज़ें आती थी, फाउंडेशन था मेरा अच्छा था, मैं अलग चीज़ें करता था, बट मेरे को डेवलपमेंट डीएसए या कम्पिटिट जो जिनमें मेजरली हम प्लेस होते हैं आज के टाइम पे, वो जीरो था। वो मैंने एनआईटी आके शुरू किया। तो जो फर्स्ट गाइडेंस मेरे को मिली थी अपने सीनियर से, और जो बहुत हेल्पफुल थी आई थिंक, वो है कि आप हैकर रैंक से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, बट कुछ भी स्टार्ट करो तो ये सोच के मत करो कि आज के 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, जस्ट ग्राइंड इट। मैंने एक दिन में 50 क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं, बिकॉज आई लाइक डूइंग इट। तो आप उस पर टाइम लगाओ, जो चीज़ आपको पसंद आ रही है वो छाटो, पहले आप 5-6 चीज़ें ट्राई करो, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब आप एक एनआईटी आते हो या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो एक करियर बनाने के लिए, तो आपको अपना करियर की चॉइस सेलेक्ट करनी होती है। वो आप अपने पीयर प्रेशर में, या पड़ोसियों के कहने पे, या किसी बड़े ने बोला था कि इसमें ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, उस पे मत करो। आप सब चीज़ें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ट्राई करो। पहले 6 महीने आप बिल्कुल ख़राब भी कर दोगे ना चीज़ें ट्राई करने में, तो इट्स ओके। तो आप चीज़ें ट्राई करो, फाइंड आउट व्हाट यू रियली लाइक, ठीक है, जिसमें आपको जेन्युइनली मज़ा आता है करने में, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं आता तो फिर जो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं उस पे जा सकते हो, अदरवाइज फाइंड आउट व्हाट यू रियली लाइक, और उस पे अपना जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है ग्राइंड करो, और ट्राई टू कीप द कंसिस्टेंसी। तो अगर मैं अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से देखूं, तो मैं अभी भी लोगों को बोलूंगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए पे इनपुट दो,
क्योंकि वो आपकी थिंकिंग पावर एक अलग स्किल डेवलप करता है, जो कि आप कहीं भी जाओ, डेवलपमेंट में जाओ, मशीन लर्निंग में जाओ, डेटा साइंस में जाओ, साइबर सिक्योरिटी में जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह काम आती है। तो आप उस पे ज़रूर टाइम लगाओ, एल्गोरिथम्स को समझने पे, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को समझने पे। ठीक है, बहुत सारे लोग जो मैंने देखा है आते हैं, पूछते हैं असेंबली क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ट्राई टू डिग आउट क्यों पढ़ रहे हैं। आस्क पीपल व्हाई, आस्क योर प्रोफेसर्स व्हाई एंड ट्राई टू गेट आंसर ऑफ दैट। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ट्राई टू लर्न, लाइक ट्राई टू ग्राइंड समथिंग, जैसे ये तो मतलब बढ़िया ही सी बात बता दी आपने, क्योंकि मैं भी, हम लोग भी क्या करते थे, हमारा बैच भी, मैं बताता हूँ माइंडसेट क्या रहता है बच्चों का, मोस्टली बच्चों का यही रहता है कि 2-3 क्वेश्चन पर डे करूँगा और फिर अपना ईगो सैटिस्फाई करने के लिए ईज़ी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस कर लिए और फिर बाद में रिज़्यूमे में डाल दें कि भाई मैंने तो 600 लीड कोड क्वेश्चंस कर रखे हैं, 700 लीड कोड क्वेश्चंस कर रखे हैं। राइट। हाँ, तो आपने एक ये भी स्विच मारा जेनपैक्ट से फिर एसडी एट कूपा एंड देन एसडी एट अमेज़न। तो जेनपैक्ट में आप थे डेटा इंजीनियरिंग इंटर्न आई गेस, डेटा डोमेन रिलेटेड था आपका। तो आपने कैसे वो स्विच कैसे मारा, लाइक क्या आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते थे, डेवलपमेंट वगैरह ट्राई करते थे या डीएसए वगैरह? मतलब क्या था वो स्विच स्विच के बीच का मतलब क्राइटेरिया? कैसे आपने किया बेसिकली? ओके, आई थिंक उसके लिए मैं अपना थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताऊँ कि मैं कैसे इन लाइन्स पे आया, तो आई थिंक वो ज़्यादा अलाइन्ड होगा। तो मेरे को पर्सनली लेवल से साइबर सिक्योरिटी में बहुत इंटरेस्ट था। मैंने अपना पूरा बीसीए भी वही किया था। दैट्स व्हाई माय फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज़ स्ट्रांग। अब जब मैं एमसीए आया, तो आई स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी। तो मैंने डिसाइड किया आफ्टर माय फर्स्ट ईयर कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी परस्यू नहीं करना। अब हुँ। बाकी सारी फ़ील्ड्स मेरे लिए एब्सोल्यूटली न्यू है। मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने कभी कोई डेवलप नहीं किया कुछ ख़ास अच्छा। तो मेरे को ये था कि मेरे को कोई भी जॉब मिल जाए। तो अब मैं बाकी उनके लिए हो गया, नॉन सीएस बच्चों की तरह हो गया कि भाई कोई भी जॉब मिल जाए, मेरे को एक जॉब चाहिए। एंड सिचुएशन इन 24 वाज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडे। अभी भी मार्केट बहुत हार्श है, बट एट दैट टाइम गेटिंग अ जॉब वाज़ कंसिडर्ड वेरी लकी। टॉप एनआईटीज़ में भी 50% प्लेसमेंट्स भी नहीं अचीव हो पाएगी। तो उन सिनेरियोज़ में यू कुडन्ट बी पिकी। तो मैंने ये किया कि जो भी जॉब मिल रही है, लेट्स जस्ट डू दैट। एंड लकीली पहली ही कंपनी जेनपेक थी, आई गॉट प्लेस्ड देयर। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया एंड आई एन्जॉयड वर्किंग देयर। वहाँ पे जो 6 महीने डेटा इंजीनियरिंग सीखी मैंने, वो शायद एक यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा, पूरी लाइफ काम आएगा। बट स्टिल एक अंदर वो थी, क्योंकि आपके आस-पास के लोग आपको वो करते हैं कि एसडी होना चाहिए। एसडी के अलावा बाकी जॉब्स अच्छी नहीं होती। तो एक ये था कि चलो एसडी भी ट्राई करना है, तो मैंने साइड बाय साइड जब मेरी इंटर्नशिप पूरी होने वाली थी, थोड़ा चीज़ें एसडी की सीखना शुरू किया। तो जब मैंने वो सीखना शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि मैं सीख तो लूँगा, लेकिन मैं जॉब कैसे लूँगा उससे? सिर्फ़ सीखने से जॉब नहीं आएगी, राइट? और उसके लिए एप्लीकेशंस डालना बहुत ज़रूरी है, और मार्केट ऐसी थी कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस डाल चुका हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सिर्फ़ रिजेक्शंस। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि लेट्स डू इट इन रिवर्स। पहले अप्लाई करते हैं, फिर तैयारी करते हैं। तो मैं 70% 80% टाइम अपना अप्लाई करने पे देने लगा और 20-30% प्रिपरेशन पे। देन आई मूव्ड टू कूपा। आई गॉट अ चांस एट कूपा, और वो अकेली ऐसी कंपनी थी जिसमें मेरे को ऑफ कैंपस चांस मिला उस टाइम। तो उसमें लकीली मैं दोबारा सेलेक्ट हो गया। आई एम वेरी गुड लक। और तभी साइड बाय साइड जब मैं कूपा जॉइन कर रहा था, तब निम्स ये अमेज़न से मेरे को अप्रोच किया गया। अब मैं अमेज़न में आई थिंक शायद 40-50 से ऊपर एप्लीकेशंस डाल चुका होऊँगा उस टाइम तक, सब रिजेक्शंस आ रहे थे। तो पहले तो मैंने उसको 2-3 बार वेरीफाई किया कि ये स्पैम तो नहीं, अमेज़न आपको सामने से मेल कर रहा है कि वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल। तो लकीली वो अमेज़न से था। आई गिव द अवे, इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, एंड देन आई मूव्ड टू अमेज़न। तो एसडी कुछ ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बस ऐसे था कि आई वांट टू एक्सप्लोर दिस फील्ड। मैं उसमें आया, मैंने कूबा में काम किया, आई एन्जॉयड इट। तो मैंने सोचा कि चलो इसी फील्ड में कंटिन्यू करते हैं। फिर मैंने अमेज़न में एसडी जॉइन किया, एंड आई थिंक अभी मैं यहाँ 7-8 मंथ्स से हूँ। नाइस। तो आपने बताया जैसे कि एक क्या था, कि आपने प्रिपरेशन किया,
लाइक 70 to 80% ऑफ द टाइम आप देते थे अप्लाई करने को और 20 to 30% देते थे प्रिपरेशन करने को, ठीक है। तो अप्लाई कहाँ पे करें ऑफ कैंपस, लाइक कौन कौन से थे, जैसे लिंक्डइन हो गया, नौकरी हो गया, मतलब आपके लिए कौन सा काम किया ज़्यादातर, ज़्यादातर आपको कहाँ से रिस्पॉन्सेज आए? कहीं से ही नहीं आ रहे थे जैसा आपने बताया, बट मोस्टली कहाँ से आ सकते हैं? और जो आपने बोला कि प्रिपेयर कर रहा था, तो कैसे प्रिपेयर किया? जैसे मान लीजिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मुझको एसडी में शिफ्ट करना है, स्विच करना है, तो कैसे स्क्रैच से स्टार्ट करें? अगर आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो पहले यू नीड टू बी बेटर देन अदर्स, ठीक है? हुँ। मार्केट इज सैचुरेटेड। अगर आपको 100 में से एक पोजीशन है और वो आपको वो पोजीशन चाहिए तो यू नीड टू बी बेटर देन अदर्स। अब आपके अंदर स्किल्स हो सकते हैं बट हाउ विल यू गेट टू शो दो स्किल्स? आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, आपके पास वो इंटरव्यू होना चाहिए, तो आपको पहले वहीं पे स्टैंड आउट करना है। अब लोगों ने रेज्यूमेस को भी एआई एंड ऑल द अदर थिंग्स जो ट्यूटोरियल्स हैं इंटरनेट पे वो देख देख के रेज्यूमेस को भी इतना अच्छा कर लिया है कि आप कैसा भी रेज्यूमे बना लो, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग ए कॉल इज ऑलमोस्ट जीरो। तो उस केस में मैंने ये किया कि ठीक है, आपकी क्वालिटी मैटर करती है, आप लोगों को अप्रोच कर सकते हो फर्स्ट थिंग, स्पेशली वो लोग जो आपको जानते हैं किसी न किसी वे से। आपके कॉलेज में हो सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस से दोस्त हो सकते हैं, कभी स्कूल में आपके साथ पढ़े हों, कोई आपके प्रोफेसर हैं, उनके कोई स्टूडेंट हैं, कहीं से भी कोई भी सिमिलरिटी मिल जाए, कोई आपके स्टेट्स का पर्सन है, वो जो आपको किसी भी वे से फेवर कर सकता है, तो आप रेफरल ले लो बेसिकली। उनसे बेसिकली आप रेफरल लोगे तो आपके चांसेस बेटर होंगे एक नॉर्मल रेफरल से। तो आप उन लोगों को अप्रोच करो। लेट्स से मेरे को अमेज़न जॉइन करना है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज़ आई विल गो टू लिंक्डइन, मैं अमेज़न सर्च करूँगा, उसके लोग देखूँगा जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं लिंक्डइन पे, पीपल चार्ट है उस कंपनी में, और उनको फॉलो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दूँगा। तो अब वो लोग जो एक्टिविटी करेंगे, जो पोस्ट करेंगे, अगर वहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं, तो मेरे को मेरे फीड में ही दिख जाएगा। तो फर्स्ट थिंग वाज़ दिस, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलो किया जहाँ पे मेरे को जॉइन करना था, मेरी टारगेट कंपनीज़। दूसरा, मैंने ये देखा कि कहाँ-कहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लिंक्डइन हो गया, नौकरी हो गया, उसके अलावा इवन गूगल डॉक्स तक यूज़ किया हमने। गूगल डॉक्स आर लाइक द वे ऑफ सर्चिंग ऑन गूगल टू फ़िल्टर समथिंग, कि आप इस यूआरएल में अगर आ रहे हो। जैसे बहुत ज़्यादा कंपनीज़ एक स्पेसिफिक कंपनी की सर्विसेज़ को यूज़ कर रही हैं हायरिंग के लिए, तो मैंने उस कंपनी का डोमेन उठाया और उसको सर्च किया कि इस डोमेन से रिलेटेड और जिसके इस कीवर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड जो पोस्ट्स हैं, वो सारी आ जाएँ। अब उन सबको फ़िल्टर आउट करके मेरे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मिलने लग गई। लाइक मेरे पास दिन की 50, 100, 150, 200 एप्लीकेशंस मैं कहीं न कहीं से इकट्ठी कर रहा हूँ। एंड लाइक एट दिस टाइम मैं स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी नहीं, जो मिल रहा है वो टारगेट कर रहा हूँ। टेस्टिंग का रोल है, मैं पैकेज तो खोल के भी नहीं देख रहा। 3 एलपीए वालों के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, 30 के लिए भी कर रहा हूँ, और मेरे एक्सपीरियंस लेवल से 6 महीने, 8 महीने ऊपर-नीचे भी अप्लाई कर रहा हूँ। हुँ। और मैं कंट्री भी नहीं देख रहा, मैं युगांडा में भी अप्लाई किया है। मैंने अप्लाई किया, मैंने स जो क कंट्री मिल रही है वहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, चाइना भी अप्लाई किया है। फॉर दैट मैटर पाकिस्तान में भी एप्लीकेशंस डाली। तो जो मिल रहा है मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब इतनी सारी एप्लीकेशंस फिल करना इज़ टफ। तो इसके लिए कुछ एक्सटेंशंस हैं क्रोम वगैरह पे जो ऑटो फिल कर देते हैं फॉर्म्स। कौन-कौन से हैं वो एक्सटेंशन? अ, एक एक्सटेंशन है सिम्प्लीफाई कोपायलट, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो, एंड वन वाज़ एचक्यू, टीईएएल एचक्यू। ओके। तो ये 2 एप्लीकेशंस थी, स्पेशली एक्सटेंशंस थी, जिन्होंने बहुत हेल्प आउट किया फॉर्म्स को ऑटो फिल करने में। और वहीं पे मैं एक एक्सेल शीट में रखता था कि ये सारी एप्लीकेशंस है, तो मेरे को याद है मैं एक-एक दिन में 150 अप्लाई करता था, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, डेढ़ 2 घंटा मैक्स। तो वो बहुत स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, लाइक आपका रिज्यूमे ऑटो अपलोड कर देंगे, आपकी जो जेनेरिक डिटेल्स हैं वो फिल आउट कर देंगे। तो दैट रियली हेल्प्ड आउट। अब इतनी सारी एप्लीकेशंस के बाद भी मेरे को सिर्फ एक एक चांस मिली। वो कहाँ से मिला? कूपा का चांस मेरे को लिंक्डइन ईज़ी अप्लाई से मिला, जिसको मैं ये सोचता कुछ यू नेवर नो कि किस्मत कहाँ पे बदलेगी।
मैं एक दिन रात से ऐसे बिता था, इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, सोचा इसकी बजाय अप्लाई कर लेता हूँ। आई ओपनड लिंक्डइन ईजी, अप्लाई किया, पता लगा एक रात के लिए एप्लीकेशन खुली थी, उस टाइम पे मैंने खोल के अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई जितना ज़्यादा कर सकते हैं, आपको पता नहीं कौन सा कहाँ पे चांस मिल जाए, हुँ। तो जितना हो सके अप्लाई करो। अगर लेट्स से आपको जाना है तो मैं अज्यूम करूँगा कि आप 1000 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन को सक्सेसफुल होने का चांस मानो अपना। तो आपको 1000 एप्लीकेशन डालने के लिए वो स्पीड बनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे अपना। हाँ, ये एक्सटेंशन काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही एग्ज़ॉस्टिव होता है कंपनी में अप्लाई करना, और बहुत ही डीमोटिवेटिंग भी होता है कि अप्लाई करते जा रहे, कुछ हो भी नहीं रहा है। अब चाहते हैं कि हम उसको ऑटोमेट करें, कुछ एक्सटेंशन वगैरह, तो ये जो 2 एक्सटेंशन बताएँ, ये थोड़ा हेल्प करेगा बच्चों को। अच्छा, रेफरल में ऐसा भी होता है क्या कि जैसे मान लीजिए कोई एसडी 1 है और दूसरा कोई एसडी लेवल 3 है सपोज़, तो 3 वाले का रेफरल ज़्यादा वैल्यूएबल होगा रादर देन एसडी 1? इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी एक्चुअली। हुँ, At big orgs like let's say Amazon, I don't think it matters a lot हुँ, unless and until they are hiring for their own team, जहाँ पे they can pitch for you. अगर ये जेनरिक हायर है तो आई डोंट थिंक दे कैन डू मच। लेकिन अगर एक छोटी टीम है, छोटी कंपनी है जहाँ पे लोग ही कम है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो चीज़ मैटर करती है। एक एक्सपीरियंस बंदे को वो समझते हैं कि ये कुछ समझ के बोल रहा होगा, ही नोज थिंग्स बेटर, ही प्रोबेबली नोज द पर्सन बेटर, ही कैन जज बेटर। एक न्यू एक्सपीरियंस वाला, लेस देन 1 ईयर और 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले लोग मोस्टली बस इस चीज़ के लिए रेफर करते हैं कि ये मेरा दोस्त है। वो ये नहीं हुँ। देखते कि इसके पास वो स्किल्स हैं उस चीज़ के लिए। तो आई थिंक ये मैटर करता है, बट ज़्यादा मैटर करता है कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। आपने बताया कि टीम वर्किंग स्किल्स आपके मतलब एमसीए स्टूडेंट्स के लिए या फिर जनरिक स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी मतलब वंडर्स कर सकते हैं बेसिकली। तो कैसे वो टीम वर्किंग स्किल्स इन बनाएँ? कैसे वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट बनाएँ अपने क्लासमेट्स के बीच में, या फिर आप लोगों का एक एग्ज़ाम्पल जैसे शोकेस करते हो आप लोग, जैसे निर्मल सर बता रहे थे कि आप थे, बादल भैया जो हैं उन्होंने थे, वो सब वो उनको उनको था कि सबकी प्लेसमेंट करवानी ही करवानी है। तो कैसे वो माहौल बनाएँ बेसिकली? देखो यार, यू विल नीड टू फाइंड समथिंग फॉर यू टू। ठीक जी। है, जैसे मैंने बताया कि मैं पहली कंपनी में प्लेस हो गया। नाउ यू नो हमारे कॉलेज में लोग था कि जब तक आपकी 80% प्लेसमेंट्स नहीं हो जाती, आप दूसरी कंपनी के लिए नहीं बैठ सकते। अब सर्टेनली मैं एक बेटर पैकेज चाहता था। तो मेरे को ये था कि अगर मैं अपने बैच की हेल्प करूँगा, तो मैं अपने दोस्तों की हेल्प कर रहा हूँगा, 80% जल्दी अचीव होगा, तो मेरा पर्सनल गेन भी थोड़ा-सा था। तो ट्राई टू फाइंड सम पर्सनल गेन, क्योंकि आप जब भी म्यूचुअली काम कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आप अपना गेन रखते हो, कि मैं इसलिए इन लोगों के साथ आके पढ़ूँ, ये इनसे मेरे को ये सीखने को मिलेगा। मोटिवेशन भी बना रहता है बेसिकली। हाँ, तो ट्राई टू फाइंड समथिंग। अब जैसे ये देखने में लगता है कि 80% मैं अकेले कैसे अचीव कराऊँगा, बट अगर आप कोशिश करते हो तो फ़र्क पड़ता है। अब जो एक्शंस हमने लिए थे, वो फर्स्ट वाज़ कि हमने क्या किया, हमने अपने पूरी क्लास को, पूरे बैच को मोटिवेट किया कि वो अपने रिज्यूमेज़ को अच्छा बनाएँ। हमने उन्हें मोटिवेट किया कि आप लेटेक्स में रिज्यूमे कैसे बना सकते हो, आप अपने रिज्यूमेज़ का एक हार्ड प्रिंट लेके आओ। हम उसको मार्क करके देंगे कि जहाँ-जहाँ आपकी मिस्टेक्स हैं, आप उनको ठीक करके लाओ। एंड यू वुड बी वेरी सरप्राइज्ड कि लोग इस लेवल पे आके भी, मास्टर के स्टूडेंट भी अपने रिज्यूमेज़ में, आईटी कंपनीज़ के रिज्यूमे में ऐसे लिखते हैं कि आई लाइक कुकिंग, आई कैन डांस। तो आपकी वो स्किल्स वहाँ काम नहीं आते, वो देख के ऐसे ही हँसते हैं और बहुत अच्छा, खराब हो। इवन बीटेक लास्ट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एक दूसरे का रिज्यूमे क्लोन करके लेके जाते हैं, बस नाम बदल लेते हैं। तो डोंट, टीम वर्क करो, अपने एक दूसरे के रिज्यूमेज़ रिव्यू करो, उनको सुधारो, ठीक है? और आपके रिज्यूमे सॉर्ट आउट हो गए, नेक्स्ट आपके आते हैं कि आपके टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही अलग अप्रोच ली थी। ये शायद आज तक किसी ने बताया नहीं होगा ज़्यादा, आप इससे सीख सकते हो। अंडरस्टैंड द गेम जो कंपनीज़ खेलती हैं। कंपनीज़ कैसे ओए बनाती हैं, कंपनीज़ कैसे आपका एग्ज़ाम प्रोक्टर करती हैं, कंपनीज़ टेस्ट कहाँ से लाती हैं, कंपनीज़ क्वेश्चंस कहाँ से लाती हैं। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेमोराइज़ एवरीथिंग दैट यू कैन, अपने सिलेबस का सब कुछ कवर करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर गेम।
टू गेन द एडवांटेज। तो मैंने क्या है ये भी देखा, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स थे, उनको देखा कि ठीक है ये प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे कंपनीज टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती हैं। अब मैंने वहाँ देखा कि अगर मैं एक कंपनी बन के जाऊँ तो ये प्लेटफॉर्म्स मेरे को क्या एक्सेस देते हैं। तो यू वुड सरप्राइज्ड कि ये कंपनीज आपको फ्री ट्रायल देते हैं इफ यू आर अ कंपनी। तो एंड यू डोंट नीड अ बिजनेस मेल फॉर दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज। तो आप कोई भी टेम्परेरी मेल या अपनी पर्सनल जीमेल अकाउंट से वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, एंड यू विल गेट अ फ्री ट्रायल जस्ट लाइक अ कंपनी गेट्स। तो आप वहाँ पे वो टर्म्स बना सकते हो, एग्जैक्ट सेम सिनेरियो। आप प्रोक्टरिंग देख सकते हो कि कंपनी क्या-क्या देख सकती है, कैसे देख सकती है, कैसे मार्किंग होती है, कैसे उस लिस्ट में ऊपर आओगे आप, जब कोई कंपनी का एचआर बैठ के वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर रहा होगा, टॉप 10 स्टूडेंट्स। उस गेम को समझ सकते हो। आप उस वहाँ पे एक मॉक एग्ज़ाम प्रिपेयर करके अपने बैच के स्टूडेंट्स को दे सकते हो कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो, एक टेस्ट देने का, ताकि जब आपका ओरिजिनल एग्ज़ाम हो वहाँ पे आप पैनिक ना कर जाओ। क्योंकि इनिशियली फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम्स देते हैं उनको पता नहीं होता टैब स्विच क्या होती है, बैकग्राउंड में आवाज़ आने से क्या हो जाएगा। तो आप वो पूरी प्रोक्टरिंग हर एक प्लेटफ़ॉर्म की अगर आपको पता होगी, हर एक प्लेटफ़ॉर्म में क्वेश्चंस का लेवल कैसा आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज़ हैव अ लाइब्रेरी ऑफ क्वेश्चंस। बहुत कम कंपनीज़ ऐसी हैं जो अपने क्वेश्चन बना के लाती हैं। दे जस्ट यूज़ दैट प्रीसेट लाइब्रेरी। तो अगर आप उस लाइब्रेरी पे प्रिपेयर किया है तो जस्ट द चांसेस ऑफ यू गेटिंग सेलेक्टेड आर वे हायर। तो आप वो चीज़ करो, उससे आपको एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिलेगा ओवर अदर्स। लाइक मॉक इंटरव्यूज़ तो सुना था, मॉक टेस्टिंग एनवायरनमेंट ही आप लोगों ने बना दिया। मज़ा ही आ गया। और अच्छा, जैसे मान लीजिए आप जब बच्चों को अपने बैच के स्टूडेंट्स को बुला रहे थे कि रेज़्यूमे लेके आओ, तो ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा बहुत ईगो इश्यूज़ हैं या फिर ऐसा कुछ आ रहा है कि तू कौन होता है, मतलब मेरा रेज़्यूमे में तुम भी हमारे ही लेवल के हो, तो तुम कैसे मेरा लेवल बता सकते हो? तो इस सब से कैसे हैंडल किया आपने, कैसे डील किया? हुआ, ये होता है। और इवन मैं भी थोड़ा-सा इगोइस्टिक हूँ, तो मेरा भी अपने बैच के बच्चों के साथ सबसे अच्छी नहीं बनती थी। कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स थे प्रॉपर जिनसे मेरी अच्छी नहीं बनती थी। बट जब आप वहाँ पे जाते हो ना, तो आपने अगर एक 6th में एक चैप्टर आता था, जुम्मन वगैरह की कोई कहानी होती थी जिसमें वो पंच बना दिया जाता है। जब वो खुद सरपंच बनता है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है। तो उस पोजीशन पे जाते हो, जब वहाँ पे आप लीड करने की कोशिश करोगे ना, तो यू विल रियलाइज़ कि इट डज़न्ट मैटर, वो चीज़ें मैटर नहीं करती, आपको इन लोगों को हेल्प आउट करना है। तो आप अपना ईगो हटा के उन लोगों से प्यार से बात करो और उनको समझाओ कि देखो हम आपकी हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। इवेंचुअली आप किसी को फ़ोर्स तो कर नहीं सकते, राइट? तो इट्स बेटर कि आप जितना अपनी तरफ से हेल्प आउट करने की कोशिश कर सकते हो वो करो, और उसके बाद लीव इट टू दोस्त। आप किसी को ज़बरदस्ती नौकरी नहीं दिला सकते, आप किसी की ज़बरदस्ती ज़िंदगी नहीं सुधार सकते। लीव इट टू दोज़ पीपल। बस उनके साथ लड़ाई मत करो कि भाई तू कैसे नहीं आया, टीम कैसे? प्यार से बात करो, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभाल रहे हो तो लर्न टू लीड। सही बात है, मतलब अगर वो खुद ही नहीं चाह रहा है कि हम इम्प्रूव हों, तो आप कितना ही कोशिश कर लो, कर ही नहीं पाओगे बेसिकली। और ऐसे ही हम लोग भी अपनी लीडरशिप स्किल्स इम्प्रूव करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स हैं मेरे पास, कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं एमसीए में थोड़ा-सा यहाँ पे लैग कर जाते हैं। उनको पता तो है सॉल्यूशन, ठीक है, सब कुछ आ रहा है, बट कैसे उसको इंटरव्यू को समझाएँ, कम्युनिकेट कैसे करें? तो वो सब कैसे इम्प्रूव किए करें? अगेन प्रैक्टिस द थिंग जो आपके साथ होने वाली है। जैसे अभी तक जो हुँ, मैंने बताया कि आप निमसेट की प्रिपरेशन कैसे करो, आपको टेस्ट देना है, टेस्ट की तरह आपको यहाँ पे टेस्ट देना है, आप वो मॉक टेस्ट एनवायरनमेंट एग्ज़ैक्ट रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। सेम गोज़ फॉर इंटरव्यूज़। आप मॉक इंटरव्यूज़ का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करो। तो व्हाट वी डिड इन आवर बैच वाज़ कि हमने कुछ अच्छे बच्चे सेलेक्ट किए व्हिच वर काइंड ऑफ लाइक वॉलंटियर्स जो करना चाहते थे। 7-8 लोगों ने जॉइन किया, वेरी थैंकफुल टू देम। उन लोगों ने वॉलंटियर किया खुद को एज़ अ इंटरव्यूअर कि हम इंटरव्यू लेंगे बाकी स्टूडेंट्स का। अब वो कुछ एक्सेप्शनल नहीं थे, अपने ही बैच के बच्चे थे, बस उनकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी बेटर थी। हमने उनके पैनल्स बनाए, तो हमने उनके ऐसे 8 पैनल्स बना दिए कि 8 स्टूडेंट्स हैं, 8 इंटरव्यू विंग पैनल हो गए हमारे पास। अब
हमने अपने पूरे बैच को एक संडे को बुलाया, एक रूम में बैठाया, सबके रेज्यूमेस कलेक्ट किए और उनके रेज्यूमेस रैंडमली उन बच्चों के पास पहुंचा दिए। और जिसका रेज्यूमे जिसके पास है उनको उसके साथ पेयर करके इंटरव्यू के लिए भेजा गया। और वहां पे जो इंटरव्यूअर्स थे उनको एक फीडबैक शीट दी गई इन हार्ड कॉपी, जिसमें वो पूरा फीडबैक नोटिस करेंगे ताकि बाद में वो पर्सन ना भूल जाए या इंटरव्यूअर ना भूल जाए। नोट किया पूरा कि इसके क्या क्या मिस्टेक्स हैं। उन्होंने उसका रेज्यूमे रिव्यू किया, उसका इंट्रो लिया, उससे क्वेश्चंस पूछे उनके रेज्यूमे से। ये कुछ बहुत ही हार्ड वो नहीं था कि हम आपको ग्रिल करने हैं आए हैं कि हम देखेंगे आपको जावा आती है कि नहीं आती या सी प्लस प्लस आती है कि नहीं आती। इट वॉज जस्ट बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे। आप अपना इंट्रो दो और आपके रेज्यूमे में जो लिखा है हम उससे आपको 5-6 क्वेश्चन पूछेंगे, जस्ट सो कि आपको एटलीस्ट जो आप क्लेम कर रहे हो आपको आता है वो आपको एक्चुअली आता है कि नहीं, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आपका जो फियर ऑफ इंटरव्यू है वो निकल गया है। ये चीज़ हमने आई थिंक 1 या 2 बार की और उसके बाद स्टूडेंट्स में इस ये बहुत बहुत फ़र्क पड़ा इसका। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ें हम क्लेम कर रहे हैं हमें उसका कुछ नहीं पता। हमने ये 2 साल पहले प्रोजेक्ट बनाया था, अभी इसका कुछ नहीं आता। अगर हम इसको लेके रेज़्यूमे इंटरव्यू में इसी रेज़्यूमे को लेके इंटरव्यू में जाते तो हम वहाँ ब्लैंक हो जाते। वो मिस्टेक्स आप अर्ली अगर डायग्नोस कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके बैच में ऐसे लोग मिलें जो 8 लोगों को पकड़ के लाएँ, फिर पूरे बैच को पकड़ के लाएँ, इंटरव्यूज़ कराएँ, फीडबैक दें। तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने आस-पास 5, 6, 4 जितने भी आपके यार दोस्त हैं या कोई सीनियर जूनियर है, उनको पकड़ो और उनको बोलो सेम कि भाई थोड़ा सीरियस होके मेरा इंटरव्यू ले और मेरे से पूछ, मेरा इंट्रो देख, मेरे को फीडबैक दे उसका। हम मज़े के लिए मैं हमारा जो ग्रुप है, तुम्हें पता है राहुल, मैं, निर्मल, हम मज़े के लिए एक-दूसरे के इंटरव्यूज़ भी लेते थे। तो जो इंटरव्यू लेने वाले थे ऐसा नहीं था कि उनका किसी ने नहीं लिया। हमने भी आपस में एक-दूसरे के इंटरव्यूज़ लिए, एक-दूसरे का फीडबैक दिया और उससे हमारी भी हेल्प हुई। तो तुम खुद भी दो ताकि सामने वाला को ये ना लगे कि ये मेरे को जज करने आया है सिर्फ़। अगर तुम किसी को बोल रहे हो इस चीज़ के लिए कि चलो एक-दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं, तो पहले उसको बोलो ले पहले तू मेरा ले। फिर वो रिलैक्स्ड फ़ील करेगा एंड देन आप उसका इंटरव्यू ले सकते हो। इससे आपकी दोनों की म्यूचुअली हेल्प हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने तो एक फॉर्मल एनवायरनमेंट बना दिया कि ठीक है, बच्चे थोड़ा बहुत सीरियस होके दे रहे हैं मॉक इंटरव्यू। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जैसे हम लोग ने भी ट्राई किया था ये सब करने का, जैसे अपने दोस्त में अपने ग्रुप में ही ले रहे इंटरव्यू, तो बीच-बीच में सबको हँसी आ जाती है या फिर कोई सीरियसली नहीं लेता, इनफॉर्मल ऐसा जब ट्राई करते हैं। तो ऐसे क्या कोई प्लेटफ़ॉर्म्स वगैरह हैं कि हम रैंडम लोगों से या फिर जो थोड़े क्वालिफ़ाइड हैं, उनके साथ हम इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल कर पाएँ, फ्री में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कुछ? ऐसे कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ज़रूर हैं, जिन पे आप रैंडम लोगों के साथ पेयर हो सकते हो और एक उसका इंटरव्यू ले सकते हो। मेरे को अभी याद नहीं है क्योंकि मैंने वो ज़्यादा यूज़ नहीं किए थे। बट अगर आप सिंपल एक गूगल सर्च करोगे कि इंटरव्यू प्रैक्टिस और समथिंग लाइक दैट, तो आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिल जाएँगे। या थोड़ा बहुत आप रेडिट वगैरह पे सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो। यू विल फाइंड प्लेटफ़ॉर्म्स, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स 100% हैं। मैंने कुछ लोगों को भेजे थे, अभी मेरे को याद नहीं है, बट आई विल प्रोवाइड द लिंक्स, यू कैन ऐड देम इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, ओके, श्योर। मेरे हिसाब से तो क्या है कि अपने सीनियर को ही अप्रोच कर लो। एक ना एक उसको मिल ही जाएगा वीकेंड वगैरह कि तुम्हारा इंटरव्यू ले ले और वो अच्छे से बता देगा बेसिकली मेरे हिसाब से तो लिंक्डइन वगैरह पे अप्रोच कर लो और सीनियर जूनियर का थोड़ा बहुत रहता भी है कि हाँ ठीक है उन तुम्हारे लिए हम कर भी सकते हैं। क्या कहते हैं आप? वहाँ पे थोड़ा फॉर्मल एनवायरनमेंट भी मिलेगा आपको। लाइक दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। यू कैन इवन आस्क योर टीचर्स टू डू दैट। वो अगर कुछ हैं आपके पास ऐसे लोग तो यू कैन इवन आस्क देम, हूएवर इज़ रेडी टू हेल्प। यस, यस। नॉन टेक लोग भी हैं, आप उनसे भी ले सकते हो। क्वेश्चन बट अप्रोच हमें ही करना है। हाँ, अप्रोच हमें ही करना है। आपको प्रैक्टिस तो बोलने ही करनी है, राइट? अकॉर्डिंग टू यू आपने ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स देखी ड्यूरिंग ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स? जैसे मैं बताता हूँ, हमारे बैच में क्या होता था कि बच्चे कंपनीज़ को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। फॉर ग्रांटेड कैसे कि भाई ये कंपनी तो मैं नहीं डिज़र्व करता हूँ, मैं तो एकदम थोड़ी-सी बड़ी कंपनी डिज़र्व करता हूँ। तो एक तो ये कॉमन मिस्टेक थी। दूसरी क्या थी कि बच्चे लोकेशन देख रहे हैं कि भाई मेरे को बैंगलोर नहीं जाना, मेरे को गुड़गाँव की कंपनी चाहिए या फिर मेरे को ये सर्विस बेस में नहीं जाना, मेरे को प्रोडक्ट बेस में चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि शुरू-शुरू में कि आपने जेनपैक ले लिया, आप चूज़ नहीं कर रहे थे, पिकी नहीं थे क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि आप अभी चूज़ कर पाओ।
तो आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे ड्यूरिंग ऑन कैंपस प्लेसमेंट करते हैं? क्योंकि ऑन कैंपस अगर ले लो तो ले लो, वरना ऑफ कैंपस तो बहुत हार्ड। हार्ड है भाई। हाँ, जो मेजर मिस्टेक मेरे को लगी वो यही है कि दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी। ठीक है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि कंपनीज का सिचुएशन क्या है, मार्केट का सिचुएशन क्या है। वो ये समझते हैं कि हम एनआईटी आए हैं तो नौकरी मिलेगी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है। एनआईटी आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकता है, जो आपको अपनी स्किल्स पे ही लेनी होती है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि वो चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे आपने बोला। तो फॉर ग्रांटेड मत लो कुछ भी भाई। कोई भी कंपनी है, छोटी से छोटी, अगर मेरी पहली कंपनी 3 रुपए की होती तो मैं शायद वो भी लेता, कंसिडरिंग द सिचुएशन एट दैट टाइम। आप एक बार जब आप आ जाते हो तो यू हैव समथिंग टू रिलाई ऑन। आप एक एटलीस्ट एक, अगर आपके पास बैकअप, कुछ भी बैकअप नहीं है, फैमिली बैकिंग भी नहीं है, तो आप बिल्कुल रिस्क मत लो, जो मिल रहा है वो ले लो। अदरवाइज आप ये कर सकते हो, अगर आपके पास बैकिंग है, ये है कि भाई मैं घर पे जाके पापा का बिजनेस संभाल लूंगा, इससे अच्छा तो 10 लाख से कम नहीं मिल रहा, तो इन इन दैट केस आप छोड़ सकते हो कंपनीज। बट आप अपने पे भरोसा रखो कि अगर इससे अच्छी कंपनी आई तो हाँ वो मैं निकाल लूंगा, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कितने भी स्किल्ड हो आप, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, आपकी टेक स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, समटाइम्स कंपनीज ये बोल के भी छोड़ देती हैं कि यू आर टू गुड फॉर अस। आपको नहीं पता कि आप किस रिटर्न से निकल जाओगे। आई रिकॉल अ स्टोरी। एक सीनियर हुआ करते थे हमारे एमसीए में ही, जिन जो बहुत ही रिस्पेक्टेड थे हमारे प्रोफेसर्स के बीच। तो उनकी स्टोरी बताते थे कि उनको 36 LP की कंपनी ये बोल के छोड़ के चली गई थी, यू आर टू गुड फॉर अस, यू। मेहनत की पूरा 3 साल तो हुँ, तो जो जॉब मिल रही है पहले वो लो। ठीक है, वो ले ली, अब पिकी हो जाओ। अब आपके पास बैकअप है। अब आपको पता है कि 50,000 रुपये महीना जेब में आने वाले हैं। ज़्यादा का आप कोशिश कर सकते हैं, अगर मनी इज़ योर टारगेट। या अगर आप पसंद की फील्ड नहीं है, तो अब आप दूसरी फील्ड में ट्राई कर सकते हो। नाउ यू आर फ्री। ठीक है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो मेरे को लगती है इवन इस चीज़ से भी, वो एक प्लेसमेंट को बहुत कॉन्फिडेंट दे। जैसे ही किसी बच्चे की प्लेसमेंट होती है, लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, खुशी मनाते हैं, और उसके बाद वो 6 महीने के लिए बंदी के साथ घूमेंगे कॉलेज में, या दोस्त के साथ पार्टी करेंगे। उसकी बजाय अगर आप उस टाइम पे अपना इनपुट डालोगे, तो वो आपका गोल्डन पीरियड है। हो सकता है कि आप वहीं पे दूसरी कंपनी आ जाए अच्छी, जिसमें आप बैठ सकते हो, अगर आपका कॉलेज अलाउ करता है तो। अदरवाइज आप उस टाइम पे अगर ऑफ कैंपस ट्राई करोगे तो यू विल हैव 7 8 6 मंथ्स ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, जब तक आप ग्रेजुएट होते हो। कंसिडरिंग कि फर्स्ट सेम में, लास्ट ईयर के मतलब लाइक फिफ्थ सेम या सेवन्थ सेम में प्लेसमेंट्स होती हैं। कंसिडरिंग दैट आपके पास एक पूरा सेमेस्टर होता है, उस सेमेस्टर में आप इंटर्न करने जा रहे हो, तो उसके बीच में आपके पास 2 महीने हैं। वो आपका गोल्डन पीरियड है। तो जब आपकी कोई जॉब लग जाए, अगर आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वो डिससेटिस्फेक्शन को रिजल्ट्स में कन्वर्ट करो, इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग एंड बाद में बोलना कि भाई मेरे को तो यही मिली, नहीं लग पाई, मैंने खूब कोशिश की। आपने कोशिश नहीं की, आपने कोशिश वहां तक की जो आपको मिला। तो कोशिश करो उसके बाद भी कुछ ना कुछ बेटर ग्रो करने की। वही एक रीज़न है कि मैं आज अमेज़न में हूँ। अगर मैं वो नहीं करता, तो मैं अभी तक जेनपेक्ट ही रहता। सही बात है। अ, एक क्वेश्चन ये है कि ठीक है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स मतलब बेसिकली आपका कहना भी यही है, जैसे अभी मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने ये कहा था कि योर फर्स्ट जॉब इज़ नॉट योर लास्ट जॉब। स्विच तो करना ही है, सभी को करना है। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारी पहली कंपनी जैनपैक है तो तुम ज़िंदगी भर जैनपैक में ही रहने वाले हो। अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम्हारी फिर थिंकिंग गलत है, क्योंकि फिर ले ऑफ वगैरह जो होते हैं तो फिर इन्हीं लोग का होगा होने वाला है। से अगर आपकी वो सोच है तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करो यार। हाँ, जॉब सिक्योरिटी ढूँढो। यहाँ की वो। अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में मेरी वो नहीं लगा जो मैं चाहता था, या फिर जैसे हैं कुछ बच्चे जो अभी नॉन टेक रोल्स कर रहे हैं, उनका पे चेक ठीक-ठाक है, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक-ठाक आ रहा है पैसा ऐसा।
तो अब उन्हें रियलाइज़ हुआ 5-6 महीने जब काम कर लिया कि भाई अब थोड़ा-सा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि ये लंबा नहीं चलने वाला है। अगर ये ऐसे कम्फर्ट ज़ोन में आ गए, तो फिर थोड़ा ज़्यादा वो गैप आ जाएगा रिज़्यूमे में और फिर वो जस्टिफ़ाई नहीं कर पाएँगे हम लोग। तो अब हम लोग अपना कमबैक कैसे प्लान करें बेसिकली? और ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनके ऑफ़र्स ही अभी तक रोल आउट नहीं हुए। 1 साल होने को है और बच्चों को अभी तक ऑफ़र्स नहीं आए। तो अब वो सोच रहे हैं कि अब हम फिर से अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। तो बेसिकली वो जो कमबैक वाला पीरियड है वो कैसे फिर से कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, फिर से कैसे डीएसए चालू करें, डेवलपमेंट चालू करें या क्या कैसे करें? सी इट्स काइंड ऑफ लाइक अ हैब। आप अपनी लाइफ का एक टाइम को चेंज कर रहे हो, तो वो एक नई हैबिट बना रहे हो। एंड बहुत पॉपुलर है, साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड है कि आपको अगर कोई चीज़ 21 डेज के लिए कर लेते हो, तो आपको उसकी आदत हो जाती है। हुँ, यू विल नीड टू फाइंड सम वे टू फोर्स योरसेल्फ। शुरू के 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन ना जिम के अच्छे होते हैं, ना रनिंग के अच्छे होते हैं, ना एक नए गेम खेलने जाते हो वहाँ पे अच्छे होते हैं, ना पढ़ाई के अच्छे होते हैं। तो आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी आपकी प्रिपरेशन है, आप स्टार्ट के 10-15 दिन खुद को फोर्स करो। ज़बरदस्ती उस चीज़ के लिए करो, फिर आप वापस ट्रैक पे आ जाओगे। आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, 15-20 दिन बाद आपको फ़ील होगा कि आपने पिछले जो 6 महीने में सीखा था, आपका सब रिकवर कर लिया। आप वापस 6 महीने वाले लेवल पे 20 दिन में पहुँच गए। इट्स नॉट वेरी हार्ड। आपके जो मेमोरी होती है, मसल मेमोरी होती है, ब्रेन मेमोरी होती है, वो बहुत जल्दी चीज़ें रिकवर कर लेती है, अगर आपने वो पहले कर रखी हैं। तो आप 15-20 दिन में वहाँ पे आ जाते हो ट्रैक पे। अब यहाँ पे मेरे को लगता है लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने उतनी तैयारी पे ये जॉब ले ली थी, अब मेरी इतनी तैयारी पे मैं वापस पहुँच गया हूँ, अब मैं दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर देता हूँ और मेरे को बस इतनी तैयारी पे मिल जाएगी, मैं इससे ज़्यादा नहीं करने वाला। क्योंकि वहाँ तक का उनको आता है, तो दैट्स अगेन पार्ट ऑफ देयर कम्फर्ट ज़ोन। फिर वो उससे ज़्यादा जब सीखने जाते हैं तो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर का लगता है, उन्हें लगता है कि नहीं, नहीं भाई इतना काफ़ी है। वो मत करो, जितना ज़्यादा सीख सकते हो। बेसिकली वो बंदा ग्रो करता है लाइफ़ में जो अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर रहता है। जितना ज़्यादा वो अपने कम्फर्ट ज़ोन को चैलेंज करता है, उतना ज़्यादा वो लाइफ़ में ग्रो करता है। मैं पर्सनली इस चीज़ में विश्वास करता हूँ और मैंने अपने आस-पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं। मेरे एक अंकल हैं जिन्होंने ₹90 महीने की सैलरी से जॉइन किया था और वो एक इंडिया की टॉप कंपनी के हेड रह चुके हैं, इंडिया हेड रह चुके हैं और तब वो 8th पास आउट थे। उन्होंने साथ में अपनी स्टडीज़ भी कवर की फुल टाइम जॉब्स के साथ और वो उस लेवल तक पहुँचे। तो दैट गिव्स मी इंस्पिरेशन कि आप जब तक अपने आप को चैलेंज करते रहोगे, आप कितना भी ग्रो कर सकते हो। सही बात है। अ, इज़ इट पॉसिबल कि ठीक है मैं अच्छा था पढ़ने डीएसए वगैरह में मैं बढ़िया था। मेरे से मीडियम लेवल क्वेश्चंस बन जाते थे। अब जैसे आपने बताया 21 दिन 20-21 दिन मैंने मेहनत करी फिर से मैं वो रिदम थोड़ा बहुत धीरे-धीरे पा रहा हूँ। ईज़ी टू मीडियम मेरे से बनने लग रहे हैं और मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि ऐसे 6 से 8 महीना या फिर 1 साल की मेहनत करूँ और मैं ऐसा अमेज़न वगैरह में चला जाऊँ? हाँ, इवन नॉन सीएस वाले लोग भी 6 महीने की तैयारी में अमेज़न जैसी या गूगल, कोई भी और अच्छी कंपनी पे जॉइन किया है। ऐसे लोग जिनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था सीएस का और 6 महीने की तैयारी में किया है, उससे कम में भी किया है। हुँ। बट इसमें एक बहुत बड़ा लक फैक्टर होता है, अगर आप उसको असाइड रखते हो, तो प्रिपरेशन पार्ट में इवन मैंने जो अमेज़न में आके भी देखा है, बहुत एक्सेप्शनल लोग नहीं हैं। वो तुम्हारे जैसे लोग ही हैं, या तो वो किसी रीज़न से लकी थे किस पार्ट में या उन्होंने कहीं पे आपसे थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे। तो अगर आपसे मीडियम हार्ड बन रहे हैं, तो कोशिश करो खुद को हार्ड के लिए चैलेंज करने की या फिगर आउट करने की कोशिश करो कि अभी लेट्स से आपको गूगल जाना है, तो गूगल का करंट ट्रेंड क्या है क्वेश्चंस का, ठीक है? आप अपने उसको समझो, अपने लक्ष्य को जितना अच्छे से समझोगे ना, अपने टारगेट को जितना अच्छे से समझोगे, आप उतना अच्छा निशाना लगा पाओगे। तो आप अपने टारगेट को फिक्स करो कि मेरे को यहाँ-यहाँ जाना है, वो चीज़ें समझो और वो उन पे अपने कंफर्ट ज़ोन की बाहर की चीज़ें हैं, अंदर की चीज़ें हैं, सब कवर करो, ठीक है? आपके मीडियम है, हार्ड है, एक्सट्रीमली हार्ड है, कुछ ऐसा ही एल्गोरिथम आपने नहीं देखा लेकिन वो कंपनी पूछ रही है, तो यू विल नीड टू लर्न इट, चाहे वो आपके लिए कितना ही टफ क्यों ना हो। और जब आप सीखने जाओ ना, तो याद मत करो उस चीज़ को। बहुत लोग जो ये चीज़ करते हैं, बीएसए करते हैं, वो क्या करते हैं कि ये 150 क्वेश्चंस का रट्टा मार लेता हूँ, नौकरी लग जाएगी। शायद लग जाएगी, बट आपको अगर एक्चुअली ऐसी कंपनीज़ में जाना है, तो शायद आपको 30-40 पैटर्न, 50 पैटर्न सब लोग बोलते रहते हैं, राइट? कि इतने पैटर्न्स कर लो।
तो उन पैटर्न्स का कोई और मतलब नहीं है, आप उस चीज़ को समझ के करो, ठीक है? ऐसा हो कि आप जैसे अपने घर से कॉलेज तक जाते हो, तो आपको जो वो रास्ता है, वो आप अच्छे से समझ के जाते हो। ऐसे नहीं जाते कि बस मुँह उठाया और चल दिया, गूगल मैप्स ने आज ये रास्ता दिखाया तो इस पे चल दिया, दूसरे दिन दूसरा दिखाया तो दूसरे पे चल दिया। आपको उस चीज़ की समझ है, आप उस चीज़ को रिपीट करते हो। तो आप एक पैटर्न पे 5-10 क्वेश्चन्स पे अगर आपकी प्रैक्टिस है, लेकिन आपने समझ के किया है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे यही क्यों लग रहा है, मैं दूसरा एल्गोरिथम पुट करके देखता हूँ, वो क्यों नहीं लगा, इसमें इतना स्पेस क्यों लगा, इसने इतना स्पेस ही क्यों लिया, ये लिंक लिस्ट पे सर्च करने में इतना टाइम ही क्यों लग रहा है, मैं इस पे वाइन रिसर्च क्यों नहीं डाल सकता। जब तक आप वो चीज़ें खुद ही कोशिश नहीं करोगे, क्वेश्चंस आस्क नहीं करोगे और समझोगे नहीं, तब तक आप उस लूप में स्टक रहोगे। 150 क्वेश्चन कर लिए, उन्हीं सेम पैटर्न पे आपने 300 कर लिए, 500 कर लिए, 1000 कर लिए, 2000 कर लिए, मैटर नहीं करता। मेरे लीड कोड पे शायद 50 क्वेश्चन थे जब मेरे प्लेसमेंट, तो डज़न्ट मैटर। अ, मान लीजिए आपको एमसीए अगर फिर से करना होता, तो आप कैसे करते? विद ऑल योर एक्सपीरियंस, जितना भी आपने जाना पहचाना अभी तक ज़िंदगी जी आफ्टर एमसीए, तो कैसे करते? आई थिंक आई एन्जॉयड माय एमसीए अ लॉट। तो अगर मेरे को दोबारा मौका मिलता, मैं मेरे को नहीं लगता मैं इससे ज़्यादा अच्छा कुछ कर पाता। बट अगर एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं, कंसीडरिंग कि हम यहाँ पे ज़्यादा प्लेसमेंट्स की बातें कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट रिलेटेड अगर मेरे को दोबारा चांस मिलता, तो मैं, क्योंकि मेरे को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पसंद है, मैं पहले ईपी करता दबा के पहले 6 महीने। अभी मैंने 3 महीने बाद छोड़ दी थी, क्योंकि मैं 5 स्टार हो गया था कोडसेफ पे और अराउंड 1500 समथिंग रैंक रेटिंग थी कोड फोर्सेस पे, एंड आई सो कि सीनियर्स की इतने प्लेसमेंट हो जाती है, तो मैंने छोड़ दिया। वो गलती नहीं करता, मैं उस पे और ज़्यादा टाइम लगाता है एंड होपफुली उससे बेटर रेटिंग होती। और जब 6 महीने हो जाते तो मैं कुछ ऑफ कैंपस इंटर्न टाइप, रिमोट इंटर्न का ट्राई करता, जो राहुल और निर्मल करते थे। तो मैं वैसा कुछ ट्राई करता। उस टाइम मेरे को लगता था कि यार ये लोग 5,000 10,000 के लिए बेवजह मेहनत कर रहे हैं, लाइफ। बट those things teach you a lot। जब आप एक जॉब में आते हो, यू विल रियलाइज द डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं वो चीज़ करता और सेकंड ईयर के अब पूरा फोकस उस फील्ड पे रखता जो मेरे को पसंद है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को एसडी की जॉब्स करनी है, तो मैं फुल प्रोजेक्ट्स बनाना, सीखना और लोगों से सीखना कि वो क्या बना रहे हैं, खुद से कुछ अपना बनाना, ठीक है? दैट्स वेयर यू लर्न द मोस्ट। जब आप अपनी पसंद का कुछ भी बना रहे हो, चाहे उसका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है, आप उसको एक टेक्निकल चैलेंज की तरह भी कर रहे हो, तो इट टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं वो चीज़ करता एंड फाइनल ईयर में मैं अपना फुल फोकस प्लेसमेंट्स पे ही रखता। अगेन, चाहे मेरी कितनी भी अच्छी लग जाती, अगर मैं अज्यूम करता हूँ मैं पहली मेरी पहली प्लेसमेंट गूगल या अमेज़न में भी होगा, तो भी मैं ट्राई करता रहता प्रॉपर प्लेसमेंट्स के लिए। शायद किसी एचएफटी में लग जाए या शायद आउट ऑफ इंडिया लग जाए, मैं उन चीज़ों के लिए ट्राई करता रहता। व्हाट इज़ द हायरिंग प्रोसेस ऑफ अमेज़न आपके लिए क्या था? ओके, तो फॉर मी द प्रोसेस स्टार्टेड इन अक्टूबर, जब मेरे को इनविटेशन आया। और जब इनविटेशन आया तो उसमें ये था कि आप ये फॉर्म फिल कर दो, एंड उसके कुछ 1-2 वीक के अंदर ही मेरे को ओए आ गया था। तो ओए दिया मैंने, उसके 1 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं था, और जिन लोगों ने मेरे बाद ओए दिया था, उनको इंटरव्यू कॉल्स भी आ चुके थे। तो आई अज़्यूम्ड कि मैं बाहर हूँ, मेरा नहीं होने वाला है, किस्मत खराब है अगेन। बट लकीली कॉल आया 1 महीने बाद, और मेरे इंटरव्यू शेड्यूल हुए थे, एज़ मच एज़ आई कैन रिकॉल 2 एंड 3 दिसंबर। हुँ। और 4 दिसंबर को किसी दोस्त की शादी थी, तो मेरा फ़ोकस इंटरव्यूज़ पे था भी। मेरे बहुत ही क्लोज़ दोस्त की शादी थी, तो सेकंड और थर्ड को 2 राउंड्स हुए। ये राउंड्स बैक टू बैक होते हैं। अगर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है, तो ही सेकंड होता है। तो हो सकता है एक ही दिन में भी हो जाए। क्या पूछा गया था उसमें? तो आपका जो फर्स्ट राउंड होता है, दैट्स मोस्टली फ़ोकस्ड ऑन डीएसए, जितना मैंने नोटिस किया है या जितना मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछा है, समझा है। फॉर द फ्रेशर्स, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है या 1 साल से कम एक्सपीरियंस है, फॉर दोज़ पीपल। प्रोसेस इज़ डिफरेंट फॉर एसडी2, एसडी3 या उससे ऊपर के लोग। फ्रेशर्स के लिए फर्स्ट राउंड इज़ मोस्टली जस्ट डीएसए। इन वेरी रेयर सिनेरियोज़
सिंपल लो लेवल डिज़ाइन हो सकता है, बट कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। और मैंने काफ़ी सारी कंपनीज में देखा है, तो आपने सुना होगा neetcode.io। हम्म। मैं उसका सजेस्ट करता हूँ सबको। आप उसके अगर आपके पास टाइम है तो 150 करो, अदरवाइज 75 क्वेश्चंस वाली सीट करो। दैट सीट इज़ वेरी गुड। आप उसके बेसिस पे बहुत सारी कंपनीज के 80-90% इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। इससे ज़्यादा कवरेज के लिए अगेन आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो अगर आप मिनिमम एफर्ट्स में करना चाहते हो और थोड़ा सा लक आपके साइड पे है, तो आप उन 75 क्वेश्चंस पे कर सकते हो। तो फर्स्ट राउंड आपका डीएसए हुआ, डीएसए का लेवल क्या था, लाइक लीड कोड की अगर बात करें हम? लीड कोड की बात करें तो आई थिंक मीडियम लेवल क्वेश्चंस थे। इन सम ऑफ द इंटरव्यूज हार्ड लेवल क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे मैंने जितना नोटिस किया है, अमेजोन आई थिंक मोस्टली ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है, ग्राफ रिलेटेड पूछती है, बट कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम नहीं पूछता। और दैट मैटर जिसके इस तरह जैसा एल्गोरिथम भी नहीं आता। बीएफएस, डीएफएस, प्रायोरिटी क्यू, इन ये अगर आपको यही सब बेसिक्स आपके अच्छे हैं और उनको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हो, यू आर गुड गो। यू डोंट नीड टू बी ए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर या बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर। आप 7-8 मेजर टॉपिक्स हैं: स्लाइडिंग विंडो, बाइनरी सर्च, प्रायोरिटी क्यू, मैप एंड सेट, एज मैप हैज सेट, और आपका बीएफएस, डीएफएस, एंड एक दो एल्गोरिथम्स और होंगे, अभी मेरे को याद नहीं होंगे, बट आई थिंक मेजरली इन्हीं से क्वेश्चन आपका। अब कुछ भी कंपनी हटाओ, मेजरली इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब इन पे आप अपना लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चंस का। आप लकी हो तो आपको इजी आ सकता है, अनलकी हो तो आपको बहुत हार्ड आ सकता है। बट और सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में क्या पूछा गया था आपसे? सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू वाज आल्सो अगेन डीएसए एंड सम लो लेवल डिजाइन। ओके। तो आपसे अगेन जैसे फर्स्ट राउंड है, अगर आपसे बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। अगर डीएम या इजी पूछ रहे हैं तो आपसे 2 या 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द लेवल, आपके आंसर करने की स्पीड। वो जनरली 1 घंटे का टाइम लेके आते हैं। वो उससे ज़्यादा आपको टाइम अलाउट अलॉट नहीं करते हैं। उस 1 घंटे में आपके ऊपर है कि आप कैसा इंप्रेशन बना सकते हो। सी पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि इट्स लेस अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, मोर अबाउट मेकिंग द इम्प्रेशन। हम्म। अगर आप क्वेश्चंस अच्छे से सोल्व करके भी एक इम्प्रेशन नहीं बना पाते हो तो इट डजेंट मैटर मच। और अगर कैसे आप बना इंप्रेशन? इम्प्रेशन कैसे बनाएं, सी लेट्स अज्यूम आप मेरे इंटरव्यूअर हो, तो मेरे को बस आपको कुछ करना है क्योंकि फीडबैक आप देने वाले हो। तो मैं अभी के लिए भूल जाता हूँ जब मैं किसी भी इंटरव्यू में बैठता हूँ। फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस। ठीक हम्म। है, अगर मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ तो मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड रहता हूँ। मेरी फिलोसफी सिंपल है, अगर इंटरव्यू खराब हुआ तो मैं आपको गाली दे के ही भाग जाऊँ, आपको रिजेक्टेड। और अगर इंटरव्यू अच्छा हो रहा है तो मैं क्यों पैनिक करूँ? सही, सीधी सी बात है। तो पेरिस। तो मैं पैनिक नहीं करता इंटरव्यू में, मैं बहुत ही रिलैक्स्ड रहता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अपने अमेज़न के इंटरव्यू में आ, थोड़ा-सा इनएप्रोप्रिएट लग सकता है कुछ लोगों को। बैठा था, ऐसे लेट के गोदी में लैपटॉप था, ऐसे मैंने इंटरव्यू दिए थे कि हाँ भाई पूछो आपको क्या पूछना है। तो पै उसी से आपका 50-60% इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। सामने वाले को वो कॉन्फिडेंस दिखता है आपके अंदर, जिस रिलैक्स्ड वॉइस में आप बात करते हो वो उसको समझ आती है अच्छे से। एंड दूसरा जो मैंने देखा है, जिन लोगों को आता है वो अपना इंटरव्यू कैसे खराब करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं इसको जितना जल्दी बताऊँगा उतना अच्छा होगा, और वो पहली ही अप्रोच में राइट आंसर करने की कोशिश करते हैं और पहली अप्रोच सीधा बेस्ट अप्रोच देने की कोशिश करते हैं और अपने आंसर को बहुत स्पीड में बोलते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो सामने वाले को समझा रहे हैं। वो अपने दिमाग में क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हैं और एक स्पीड से बस फेंकना शुरू कर देते हैं। पर एक्साइटेड होके। एक्साइटेड होके आपका आंसर ठीक हो सकता है, बट वो आपको समझ आ रहा है, सामने वाले को समझ आना जी। चाहे आप गलत भी आंसर कर रहे हो लेकिन सामने वाले को आप ये समझा पा रहे हो ना कि आप राइट ट्रैक पे थे, आपसे कोई छोटी गलती होगी तो वो आपको कहते हैं और आपका हो जाता है। लेकिन अगर आप इतनी स्पीड से बोल रहे हो कि उसको समझ ही नहीं आया आपने क्या बोल दिया, तो
आपका सही आंसर भी वो गलत ही समझेगा कि भाई ये तो मेरा पागल बना रहा है इसलिए स्पीड से बोल गया, या मेरे को समझ ही नहीं आया तो मैं कैसे जज करूँ। तो कोशिश करो कि स्लो बोलो। स्लो बोलने से पहली चीज आपको टाइम मिल जाता है, दूसरा सोचने का तो कॉन्फिडेंस रहे। आप अगर कहीं पे अटक भी जाते हो तो क्योंकि आप पूरे टाइम ही स्लो बोल रहे थे, आपको ऑकवर्ड फील नहीं होता। तो स्लो बोलो, टाइम लो सोचने का। सी अगर मेरे पास अभी 60 मिनट है, आप इंटरव्यू के लिए बैठे हो, 5 मिनट हमने इंट्रो किया, आपने मेरे को क्वेश्चन दिया, तो मैं आराम से क्वेश्चन पढ़ूंगा 1 मिनट के लिए, बिल्कुल चुप रह के, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। 1 मिनट मैंने पढ़ा, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करूंगा। आप इंटरव्यूअर हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को ये चीज़ करनी है, राइट? इसमें इस चीज़ की क्या बाउंड्री है, ठीक है, ये चीज़ कैसे करनी है, ये चीज़ आप कैसे चाहते हो। तो पहले आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझो, डीपली समझो। ये वो भी दिखाता है सामने वालों की कि आप किसी भी क्वेश्चन में सीधा कंक्लूजन्स पे जंप नहीं कर जाते, आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं, एंड दैट मैटर्स। आप एक बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने गए हो और वहां पे आपने कुछ भी अज्यूम करके सॉल्यूशन लिख दिया, आपने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, तब जाके वो बता रहा है कि मेरे को तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी भाई, राइट? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फर्स्ट स्टेज। हाँ, तो वो सेम गोज फॉर इंटरव्यूज। फर्स्ट स्टेज इज अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स। तो उनको समझो, उसके बाद आप आओ कि आप अपना अप्रोचेज रखो, एंड ट्राई टू गिव 2-3 अप्रोचेज एटलीस्ट। ठीक है, वो कुछ हो सकता है बहुत ही खराब अप्रोचेज हो, कुछ हो सकता है कि उससे कम रिलेटेड हो, डजेंट मैटर। यू जस्ट नीड टू शो कि आप समझते हो कि ये अप्रोच बेटर क्यों है। जब आप टेबल पे बैठे होगे अमेज़न में, गूगल में, अंदर आके आप बैठे हो, आपके सामने 5 लोग बैठे हैं, वो एक अप्रोच रख रहे हैं, तो आप उनको ये मत बोलो कि भाई मैंने जो बोली है वही ठीक है और यही बेस्ट अप्रोच है। आप ये समझ पाओ कि उनकी अप्रोच कैसे है, आपकी कैसे है, और फिर इवैल्यूएट कर पाओ। वो कैपेबिलिटी चाहते हैं वो लोग, ना कि ऐसा बंदा जो एक बार में सब कुछ फेस सॉल्व कर दे। तो दिस गोज़ फॉर द फर्स्ट राउंड। सेकंड भी ऑलमोस्ट सिमिलर था, जस्ट जो आपके इंटरव्यूअर हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, थोड़े से बेटर होंगे, और हो सकता है आपसे कंपैरेटिवली ज़्यादा चांसेस है थोड़ा लो लेवल डिज़ाइन पूछ लिया जाए। कुछ आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था? मैंने लिटरली कहीं से प्रिपेयर नहीं किया था जब मेरे अमेज़न के इंटरव्यू थे, क्योंकि मैं शादी को लेके एक्साइटेड था। तो बट अगर आपको प्रिपेयर करना है तो सी मेरे को डीएसए पे कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैंने सीपी कर रखी थी अच्छे से। आई न्यू कि मैं उस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ। तो आई हैड दैट कॉन्फिडेंस। अगर आपके ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं नीट कोड सजेस्ट करता हूँ। और मेरे बाद मेरे साथ के मेरे बैच के 4 लोग और अमेज़न आ चुके हैं, और उन चारों को मैंने यही सजेस्ट किया था और उनका उसके बेस पे हुआ है। तो इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी। नीट कोड करते रहो बस। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है, क्योंकि वो लोग ऐसे ही आते थे मेरे पास कि भाई कॉल आ गया मेरे को, अब पता है अमेज़न से कॉल आ गया, अभी 1 वीक है मेरे पास, कैसे तैयारी करूँ बता, मेरे पास 2 ही दिन है। तो मैं उनको वही बोलता था, 1 वीक है 150 क्वेश्चंस करो, 2 दिन है 75 करो। हुँ। और अगर आप उससे ज़्यादा टाइम है तो आप अपनी जेनरिक स्किल्स बढ़ाओ, आप चीज़ें समझो। और जहाँ तक लो लेवल की बात है, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी डेवलपमेंट किए हो, आपको ऊप्स वगैरह की नॉलेज है, तो हो जाता है। बट थोड़ा-सा डेटाबेसेस या बाकी चीज़ें, थोड़ा बहुत आपको डेवलपमेंट का थोड़ा-सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई कोई 1-2 महीने की अनपेड इंटर्नशिप या छोटी-मोटी इंटर्नशिप आप कर सकते हो। आप अपने ड्यूरेशन में या अपने दोस्तों के साथ मिलके कोई अच्छा-सा प्रोजेक्ट बना लो। कुछ ना कुछ करो यार, खाली मत बैठो। दिन का आधा घंटा भी लगाओगे तो वो काम आएगा बाद में। ऐसे कंपाउंड होते हैं कि ठीक है, तो पहला आपका था ऑनलाइन टेस्ट, दूसरा टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू, एक और टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू, फिर एचआर। फिर होता है इट्स नॉट एचआर एक्चुअली, दे कॉल इट एचएम, हायरिंग मैनेजर राउंड। ठीक है, तो वहाँ पे आपका एचआर नहीं होता, आपका हायरिंग मैनेजर होता है। हायरिंग मैनेजर कुड भी जिस टीम में आप ज्वाइन कर रहे हो उस टीम में जो आपका होने वाला मैनेजर है, या आपकी सिस्टर टीम का, या अगर जेनरिक हायर है तो कोई भी हो सकता है, कोई भी FT3 या मैनेजर होगा, एक अच्छे एक्सपीरियंस का बंदा होगा, 6 7 8 10 साल के एक्सपीरियंस वाला। वो क्या पूछता है? वो बेसिकली बस आपको समझने आता है, आपके टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत ही लिमिटेड होता है। यहाँ पे अब आपका वर्ड्स का खेल आता है, आपका दिमाग लगाने की चीज़ आती है। सी जितना मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा लोग ये अज्यूम करके आते हैं कि मैंने अपने रिज्यूमे में ये लिखा था, फिर मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मेरे से यही चीज़ें पूछेंगे, ऐसा नहीं है।
आप अपने इंटरव्यू को कहीं भी मोड़ सकते हो, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू से। तो जब आप इंट्रो दो, अगर आपको लगता है आपने कोई चीज़ अपने रिज्यूमे में नहीं लिखी, तो वो चीज़ आप अपने इंट्रो में हाईलाइट कर लो। आपको लगता है जिस पे कॉन्फिडेंस है, वो हाईलाइट कर दो। तो वो उसका इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ में कि भाई इसने ये चीज़ बोली है, ये क्लेम कर रहा है मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, तो यही पूछते हैं इससे। ठीक है? जब वो आते हैं तो मोस्ट ऑफ दोज़ पीपल डोंट इवन लुक एट योर रिज्यूमेज़, या उनके पास होता ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं होता है। तो वो जब आप अपना इंट्रो देते हो, वहीं से आपका पूरा फ्लो डिसाइड होता चला जाता है। तो पूरा इंटरव्यू आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है आपने अपने रिज्यूमे में कुछ चीज़ें लिखी थी जो अब नहीं आती, या कुछ चीज़ें आप वैसे क्लेम करते फिरते हो लेकिन आपको नहीं आती, तो एटलीस्ट वहाँ पे क्लेम मत करो, फँस जाओ। जो चीज़ें आपकी अच्छी हैं, खासकर जो चीज़ें आपने रिसेंटली की हैं, जैसे मैंने कूपा में एक बहुत ही अच्छा बग सोल्व किया था टीम के लिए, तो मैंने उसको बता दिया अपने इंट्रो में ही। तो अब सामने वाला क्यूरियस हुआ। हमारा उसी पे 25 मिनट डिस्कशन हो गया। मेरे को 1 घंटे के लिए सामने वाले को खुश करना था, मेरे 25 मिनट निकल गए। एक रिसेंट चीज़ पे जो मेरे को अच्छे से पता है, राइट? आपके ऊपर है डिसाइड करना है फ्लो पूरे का कि कैसे करते हो। इट्स मोस्टली डिस्कसिंग स्टोरीज़, जैसे अभी मेरी स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, काइंड ऑफ ऐसा ही वो इंटरव्यू था मेरा कि आपने 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में फेल हो गए, तो यहाँ कैसे पहुँचे? इस इंटरव्यू में आके कैसे बैठे हो? आपने ऊपा क्यों जॉइन की थी? वहाँ पे क्या कर रहे हो? वहाँ पे ऐसा क्या किया कि हम यहाँ पे हमें लगे कि आप अच्छा काम करोगे? अगर मैं हिंदी में सरल भाषा में समझाऊँ तो। इसी को बस आप अपने थोड़े वर्ड्स घुमा दो इधर-उधर, एंड इवेंचुअली आपको ऐसे जवाब देने जो सामने वाले को सैटिस्फाई करे, और वो चीज़ें बताओ जो आपने की हैं। बीइंग ट्रू इज़, आई थिंक, वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगर आप झूठ बोलते हो तो वो बिगिन कर पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे। मेरे को इस चीज़ के ऊपर 25 मिनट ऐसे नहीं गए। उन्होंने 10-12 क्वेश्चन पूछे, ये क्यों? ये ऐसे क्यों? अच्छा, आपने ये सॉल्यूशन प्रपोज़ किया, तो मैंने जैसे बताया था कि मैंने जब वो बग सोल्व किया तो उसके 2 दिन बाद वीपी से बात हुई, तो वीपी को मैंने वो चीज़ बताई तो उसने प्रेज़ किया। तो वो कह रहे हैं, "तू इंस्टेंट क्यों नहीं गया उसके पास अगर ये क्रिटिकल चीज़ थी तो? तूने इंस्टेंट हायर अप्स को क्यों नहीं बताया?" तो यू शुड बी रेडी फॉर सच क्वेश्चंस। कुछ भी आए आप आराम से उसको समझो, टाइम लेके आंसर करो, स्लो बोलो और कॉन्फिडेंस रखो, अच्छा हो जाता है। कोई इतना टफ नहीं होता जितना लगता है। तो बेसिकली 3 राउंड थे, इंटरव्यू राउंड 1, टेक्निकल राउंड 2 और फिर एचएम राउंड, दैट्स ऑल। दैट अब कब आया था आपका ऑफर लेटर कि भाई आ जाओ अमेज़न? अ, 3:54 पीएम ऑन 3rd जैन। 3 जनवरी, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने लग गए। 3 महीने। मेरे को अच्छा तो याद है, मैंने ऐसे खोला था और पॉपअप आया था, अगेन आई चेक अच्छा, होगा। अच्छा, एक इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन मैं भी पूछ लेता हूँ बच्चों के लिए। आप ये बताओ, सैलरी रेंज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज़ अ एसडी-1 इन अमेज़न? एज़ ए एसडी-1 ऑन अमेज़न, अगर आप थोड़ा भी सर्च करोगे लीड कोड पे, यू विल फाइंड इट, या अगर आप एप्लीकेशंस भी खोलोगे, तो यू विल फाइंड अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ द सैलरी। आजकल दे आर बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट, एंड वो नेगोशिएट करते हैं। एंड आप ही बता दो। मेरे को आपकी डेट याद है, वाज़ कि मेरे को ऑफर आया था फ्राइडे को, एंड आई वांटेड टू नेगोशिएट, और उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था ऑफर एक्सेप्ट करने का। तो आई ट्राइड रीचिंग आउट टू देम, बट ऑब्वियसली वीकेंड है तो किसी ने आंसर नहीं किया। आई इट्स एक्सेप्ट। देख के भी नहीं कर रहे हैं, बताओ। तो आपको सैलरी में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके साथ अनफेयर खेला जाएगा, ठीक है? बट स्टिल यू शुड ट्राई टू नेगोशिएट। मैं सबको सच आप यहाँ पे पैसे के लिए आ रहे हो, अपना घर छोड़ के आ रहे हो, कुछ सीखने के लिए आ रहे हो, अच्छी बात है। बट एक बहुत बड़ा मोटिवेशन जो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मनी ही होता है। सीधी-सी राइट। बात। तो सीधी बात है, पैसे के लिए ही आ रहे हैं। मैं घर छोड़ के एनआईटी कुरुक्षेत्र गया था ताकि मैं वहाँ एक अच्छी जॉब ले सकूँ, पैसा कमा सकूँ। यहाँ से अमेज़न में काम करने आया हूँ कूपा छोड़ के, ताकि बेटर सैलरी मिले, राइट? वो लोग कुछ भी क्लेम करें, वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ ऑलवेज़ मनी। तो बेटर सैलरी इज़ इक्वल्स टू बेटर लाइफ, और वही चाहिए हम लोग को, सीधी-सी बात। राइट, उसके लिए आप नेगोशिएट करो, इट इट मैटर्स। लाइक मैं अभी नाम नहीं लूँगा, बट एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है मेरे, शायद तुम जानते हो अच्छे से। उनकी सैलरी हमने नेगोशिएट करके 12 लाख बढ़ाई थी, और उनको 1 साल से कम एक्सपीरियंस है। 12 लाख पड़वा ली। लाइक
इन स्टॉक्स, इन बेस, थोड़ा सीटीसी बेसिकली बढ़वा दिया। हाँ, सीटीसी 12 लाख बढ़वा दी और उनका फर्स्ट ईयर का कंपनसेशन 6 लाख बढ़ा था। जस्ट 2 कॉल्स के ऊपर, 2 कॉल्स पे आपने नेगोशिएट किया। मेर मेरा जब पूपा में था, तो मैंने भी अपनी सैलरी नेगोशिएट की थी और उस पे मेरी 4 लाख बढ़ गई थी एवरेज से। तो आपको नेगोशिएट करना चाहिए। अमेज़न में भी मैं मानता हूँ कि अगर मैं नेगोशिएट करता हूँ, ये लोग नहीं बढ़ाते क्योंकि इनका स्टैंडर्ड है एसडी-1s के लिए। बट अगर थोड़ा-सा भी स्लिम भी चांस होता तो मैं बढ़वाता। कैसे नेगोशिएट करें? मेरे को पता ही नहीं है कैसे क्या नेगोशिएट करते हैं, तो कैसे नेगोशिएट करें? हाँ, फर्स्ट यू विल नीड समवन जिसके साथ आप बात कर सको। आपका हायरिंग मैनेजर हो सकता है, आपको हायरिंग मैनेजर का कॉन्टैक्ट पता है या जो भी एचआर आपके साथ कॉन्टैक्ट में हो, आपकी हायरिंग से रिलेटेड। सी अमेज़न में मेरे साथ सबसे बड़ा इश्यू यही था, मेरे पास किसी का कॉन्टैक्ट नहीं था। मैं किसी को जानता नहीं था, मेरे कोई वो नहीं थे, लिंक्स नहीं थे अमेज़न के अंदर ख़ास। और जो मेरी कम्युनिकेशन थी वो आईवीआर से हो रही थी, तो मैं उनको कॉल बैक नहीं कर सकता था। तो अगर आपके पास ऑप्शन है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में होता है, आप एचआर को कॉल बैक करो या एचआर का जब कॉल आता है आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए। सैडली मेरे को अमेज़न वालों ने कांग्रेचुलेट नहीं किया, बस मेल भेज दिया। भेज दिया। तो अगर वो कॉल आता तो मैं उस कॉल पे ही बात करता। तो आप जब वो कॉल आता है, वही आपका मेन पिवट पॉइंट है। वो तब आपको बोलते हैं कि हम आपको ये ऑफ़र कर रहे हैं। एचआर आपको सब चीज़ें बताती है। तब आपके पास ऑप्शन रहता है। अब आपके पास ऑप्शन क्यों रहता है? सी एक कंपनी सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज़ लगाती है हायरिंग में और जब उन्हें कोई बंदा पसंद आ जाता है और जो बंदा 15-20 लाख देने को तैयार है, वो 1, 2, 3, 4 लाख के लिए नहीं चाहता कि ये बंदा जाए। वो इतना टाइम भी हमने इन्वेस्ट किया है, पूरा सारा कुछ। इन्वेस्ट किया है, इतने लोग लगते हैं। एक आप एसडी3 का टाइम फ्री करके ला रहे हो, एक मैनेजर का टाइम फ्री करके ला रहे हो। तो कंपनी के बहुत रिसोर्सेज़ लगते हैं और सिर्फ़ आप पे नहीं लगे। उसने शायद आपकी पोज़ीशन के लिए 10 लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, तब आप एक सेलेक्ट हुए हो। तो जब आप उस पोज़ीशन में हो तो यू हैव द अपर हैंड, राइट? तो अगर आप 2-4 लाख ज़्यादा माँग लोगे तो वो ये सोचेंगे कि चलो दे देते हैं, ये आ जाएगा, राइट? तो उसको बस ऐसा है कि ये मत दिखाओ कि बस आप पैसे के लिए आ रहे हो, ठीक है? उनको सीधा ये लालच मत दो कि भाई मैं इतना पैसा दे तभी आऊँगा, ये सीधा ऐसे नहीं बोलना है। थोड़ा-सा शब्दों का खेल है, तो आप उनको ऐसे बोल सकते हो कि लेट्स से मैंने बहुत ही प्लेफुली नेगोशिएट किया था अपना पूपा का, अभी भी मेरे को याद है। ऐसे मेरा जॉइनिंग था जेनपेक्ट में, तो मैंने उनको बोला कि सी आई एम फ्लाइंग टू बैंगलोर। उन्होंने बोला कि यू विल हैव टू जॉइन हैदराबाद और मैंने उनको बोला कि बट आई एम फ्लाइंग टू बैंगलोर ऑन दोज़ डेट्स। उन्होंने कहा कि व्हाई आर यू गोइंग टू बैंगलोर व्हेन वी आर आस्किंग यू टू कम टू हैदराबाद? आई सेड कि आई एम गोइंग टू जॉइन अ कंपनी इन बैंगलोर, दे आर ऑफरिंग मी दिस मच, इफ यू वांट माय प्लेन टू लैंड इन हैदराबाद। आई डोंट नो वो कितना एप्रोप्रिएट था बट दिमाग पे वही आया उस वक़्त। हो गया, काम भी कर गया। काम कर Yes, okay, don't worry, we will put enough weight. We'll make sure that you land in Hyderabad. मज़ा ही आ गया आपसे तो बात करके। अच्छा, अब ये लास्ट ये है कि फाइनल टिप्स फॉर एमसीए एस्पिरेंट्स जो निमसे की तैयारी कर रहे हैं, एमसीए स्टूडेंट्स जो प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं और एमसीए ग्रेजुएट्स जिनकी प्लेसमेंट हो गई है, नहीं हुई है, कैसे स्विच करें, कैसे अपना करियर आगे बढ़िया बनाएँ। राइट, तो इन 3 बच्चों के लिए फाइनल टिप्स दे दो आपके हिसाब से। ओके, हाँ, दोबारा रिपीट करना एक बार। फर्स्ट निमसेट एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं एमसीए की, पहले इस पे बात करते हैं। ठीक है। तो अगर आप एक निमसेट एस्पिरेंट हो, तो मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज़, ठीक है? वो आपका बेस्ट वो है एंड फॉर दैट मैटर निमसेट भी नहीं, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका बेस्ट रिसोर्स टेस्ट सीरीज़, ठीक है? अब निमसेट में अभी के हिसाब से आई थिंक अगर कुछ चेंज हुआ है हमारे टाइम से आई डोंट नो, बट जो भी आपका स्ट्रक्चर है आप उसको समझो, ठीक है? वो समझो कि वो कैसे क्वेश्चंस देते हैं, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका बेस्ट सोर्स है, उसको फिगर आउट करो, उसमें देखो कि इस सब्जेक्ट की इतना वेटेज आता है, इस सेक्शन का इतना वेटेज आता है और मेरे को ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, इतना टाइम है, उस हिसाब से अपना इवेल्युएट करो और इतना ही टाइम दो उन चीज़ों पे जिनका आपको श्योरिटी है कि आपकी कवर हो जाएँगी।
ठीक है। हुँ। एंड इट्स नॉट अ वेरी टफ। 7-8 हज़ार लोगों में से 500-600 या 1000 लोग अगर सक्सीड हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स अ टफ एग्जाम कंपेयर टू ऑल द अदर एग्जाम्स इन ट्रेंस या गवर्नमेंट की जॉब दे रहे हो। तो यू हैव रियली गुड चांसेस। चाली ये लगा लीजिए कि 8,000 10,000 लोगों में से 4-5-6 हज़ार लोग तो ट्राई भी नहीं करते हैं, दे जस्ट फिल द फॉर्म। तो आपको 2-3 हज़ार लोगों में टॉप 500 में आना है, इट्स नॉट वेरी टफ। अगर आप थोड़ा 2 महीने 3 महीने तैयारी करते हो अच्छे से, लगा के, मन लगा के उस पे इनपुट लगाते हो अपना, या अगर आपको लगता है कि आप उतने तेज नहीं हो, तो 5-6 महीना, आई डोंट थिंक किसी को 1 साल से ऊपर निमसेट की तैयारी पे लगाना चाहिए। इट्स नॉट वर्थ इट। 1 साल में आप पूरा निमसेट के सिलेबस को 4 बार कवर कर सकते हो, तो उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। और जो बच्चे अभी एमसीए कर रहे हैं उनके लिए क्या आपका फाइनल टिप्स है? जो बच्चे अभी एमसीए कर रहे हैं, फाइनल टिप वुड बी कि अपने आसपास एक माहौल बनाओ, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करने की कोशिश करो, तभी वो आपकी हेल्प करेंगे। तो एक इन्वायरमेंट बनाओ, कोशिश करो आप कलेक्टिवली अपने बैच को इकट्ठा करो, ठीक है। चींटियां मिलके हाथी को गिरा सकती हैं, तो आप पूरा बैच मिलके तैयारी करेगा तो पूरे बैच की अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है। और आपकी जो आप फ्री में भी अगर आप लोगों की हेल्प करोगे, तो आपके अंदर ऐसी स्किल्स बिल्ड होंगी जो आपने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मैं कभी कर पाऊंगा। मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ जहाँ पे मेरे को 12th जब मैंने की थी, तो मेरे को ये नहीं पता था कि जेई क्या होता है। जब मैं बीसीए के फाइनल ईयर में था, तब तक मेरे को निमसेट का नहीं पता था क्या होता है। अगर मैं वहाँ पे लोगों को आके हेल्प करके और खुद यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो उससे बेटर सिचुएशंस में हैं। अगर वो लोग ट्राई करें तो मेरे से बेटर अचीव कर सकते हैं। एंड लास्टली, ये एमसीए ग्रेजुएट्स मान लीजिए जिनकी प्लेसमेंट लग गई है बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड इनफ, 9 to 5 कर रहे हैं, फिर उसके बाद 5 to 9 अपने लिए पढ़ रहे हैं स्विच करने के लिए, या फिर जिनकी प्लेसमेंट ही नहीं लगी, ट्राई कर रहे हो ऑफ कैंपस, तो उनके लिए क्या आपके फाइनल टिप्स हैं? उनके लिए फाइनल टिप यही है यार, कि फोकस ऑन अप्लाइंग मोड, ठीक है। अभी अगर मैं, लेट्स से मेरे को अमेजोन से स्विच करना है किसी रीजन से, तो माई स्ट्रेटजी वुड बी कि मैं जाऊंगा और पहले अप्लाई करना शुरू करूंगा। और जब ऐसा हो जाएगा कि हम एबल टू गिव इनफ टाइम टू द एप्लीकेशंस, तब मैं प्रिपरेशन शुरू करूंगा। क्योंकि आज की उसमें सिनेरियो में सिचुएशन उल्टी हो चुकी है। चांस मिलना ज़्यादा मुश्किल है, तैयारी करना कंपेरेटिवली आसान है। ठीक- तो आप तैयारी साथ साथ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग ये अज्यूम करके चल, नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी, हाँ, ये ये तो है। अप्लाई, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। डोंट थिंक ऑल दैट, ठीक है। हो सकता है आपकी बिना तैयारी के भी हो जाए, या वो चांस अगर निकल भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। फिर लोग अज्यूम करते हैं कि यार 6 महीने का कूल डाउन है। क्या गारंटी यार तुम उस 6 महीने में ले ही लेते उस जॉब को, अगर तब चांस नहीं मिलता तो जब भी आपको चांस मिले, चांस लेने पे फोकस करो। तैयारी साथ के साथ करो, जितना हो सके उतना करो। अच्छी होती है हमेशा तैयारी करना, बट फोकस करो आज के टाइम पे कि आपको चांस मिले, किसी भी वे से मिले वो। आप अप्रोच लगा के लो, ज़्यादा एप्लीकेशन डाल के लो, लोगों को लिंक पे रीच करके लो, या किसी के घर पे डोर के नीचे लेटर फेंक के आओ मैनेजर के कि भाई लो मेरे को हायर कर लो, ये मेरा रेज्यूमे, कुछ भी करो, ट्राई टू गेट अ चांस। बेशरम बन जाओ, कुछ भी करते रहो बस खाली, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। किसी को याद ना रहता है ने क्या किया था, क्या है क्या नहीं। कोई याद नहीं रखेगा कि ये मेरे पास मदद मांगने आया था, मैंने इसकी मदद की थी, मेरा इस पे एहसान है, ये है वो है। कुछ मैटर नहीं करता, वो लोग खुश होते हैं यार हेल्प करके। सी मैं आई समझता हूँ कि आईटी में बहुत ज्यादा लोग ना डिप्रेस्ड रहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ उतनी सोशल नहीं होती अच्छे, हुँ, अकेले-अकेले रहते हैं। अकेले अकेले रहते हैं। तो उन लोगों को अच्छा लगता है जब कोई हेल्प मांगता है। तो लोग ये रियलाइज नहीं करते कि सामने वाला उनसे कहीं ज्यादा खुश होता है वो हेल्प करके। नाइस। चलिए भैया, यही सब था हमारी तरफ से तो। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड और समथिंग जो आप बताना चाहते हो, जो ने मिस कर दिया हो? आ, ओके आदर्श, एक चीज मैं बता सकता हूँ जो हमने अभी तक कवर नहीं किया, आई गेस, हुँ, हुँ। ठीक है।
वो ये है कि लोग ना फेलियर्स को बहुत ही ऐसे ट्रीट कर लेते हैं कि अगर कोई बंदा कहीं पे फेल हो गया, ठीक है, किसी भी चीज़ में, तो वो आगे लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। या अगर कुछ कहीं पे फेल हो जाते हैं तो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं। एमसीए में भी, आपके बैच में भी कुछ ऐसे केसेस थे कि मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो अगर आपके है तो वो आपके पास आपकी लाइफ है। तो फोकस करो कि आप ना चीज़ें एन्जॉय कर पाओ, ठीक है? अगर आप बिना प्लेसमेंट के भी निकल जाते हो लेकिन आप खुश हो, तो मैं समझूँगा कि आप एक डिप्रेस्ड, सुसाइडल थॉट्स वाले सक्सेसफुल बंदे से बेटर हो। और ये चीज़ मैंने फ़ील की है। मैं बीसीए में मेरी 11 बैक्स थी, बट मैं खुश था। मेरे को उसका कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि भाई 11 बैक्स थी। मेरी भी 3 बैक आई थी, सेकंड सेक 6 में से 6 फेल था, बट आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि मेरे को बुरा क्यों नहीं लग रहा। तो अगर आपको उतना बेशर्म बना लेते हो कि कुछ भी हो जाए, अपनी मनमर्ज़ी की चीज़ करेंगे, खुश रहेंगे, तो आप कहीं से भी वापस अपने आप को कैटापल्ट कर सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो। तो जब भी आपका जिस चीज़ पे मन करे वो करो, खुश होके करो। लोगों के प्रेशर से मत करो, और अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो दिस इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन इन लाइफ, ठीक है? आपको डीच पे जाना है, आप निमसेट के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप एमसीए में आके यही करो, आप टीचिंग में जा सकते हो जैसे तुम अभी करते हो, या और भी ऑप्शंस हैं, आप किसी और फील्ड में जा सकते हो। अगर आप यहाँ से एमसीए करके फैमिली बिज़नेस जॉइन कर रहे हो और आप उसको अच्छा ग्रो कर पा रहे हो यहाँ के नॉलेज के बेस पे, तो वो भी सक्सेस है। तो सही बात डोंट है। पीपल डिफाइन कि भाई अमेज़न में आना इज़ सक्सेस, इतने पैसे कमाना इज़ सक्सेस। खुश रह के ज़िंदगी जीना इज़ सक्सेस। संतुष्ट रहो, सैटिस्फाई रहो, दैट्स ऑल। यस। होता है एमसीए के बाद भी हमें पता चलता है कि यार मेरा मन नहीं हो रहा है, ये कोडिंग वगैरह मेरे लिए नहीं है या फिर मेरे को पसंद ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, मत करो, कुछ और करो, कुछ और। तो जहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि मेरे को ये करना है, तो वही सक्सेस है कि तुम फिगर आउट कर लेते हैं लोग। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चलता कि मुझे करना क्या है ज़िंदगी में। अगर तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें क्या करना है, तो वही ये सही है बस। चलिए भैया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी पर्सनली, एंड आई होप हमारी जनता को भी मिला होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई गेस। एंड अगर किसी को रेफरल वगैरह चाहिए होगा, भैया की लिंक्डइन आईडी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। मैसेज करते रहना। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। आई रियली एन्जॉय। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया फॉर ज्वाइनिंग।